सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में कुछ बताती हूँ। मैं गुना की रहने वाली हूँ। गुना जो कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर से दूर एक छोटा सा शहर है। और व्हेन आई टुक अप दिस प्रिपरेशन, तो मेरा कोई बचपन से सपना नहीं था। जैसे आप देखते हैं कुछ लोग अपना पूरा करियर वैसे ही अलाइन करते हैं कि अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट और इस तरीके से। ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं था। मैंने जेपी इंस्टीट्यूट से अपना ग्रेजुएशन किया और उसके 4th ईयर के दौरान ही आई वॉज इंट्रोड्यूस टू दिस प्रोसेस। और क्योंकि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स थे, फिर उसके बाद एकदम से नए सब्जेक्ट्स में आना, तो वो सारे कॉन्ड्रम से मैं भी गुजरी हूँ। और जब मैं अपने फाइनल ईयर में थी तो मैंने स्टेट पीएससी में मध्य प्रदेश पीएससी भी दे चुकी हूँ। तो उसके थ्रू मैं डिप्यूटी एसपी के पद पर ऑलरेडी सेलेक्टेड थी। और जब मैंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2017 की तैयारी शुरू करी थी, तो आई वॉज ऑलरेडी एन अंडर ट्रेनी। तो मैं पुलिस की ट्रेनिंग के साथ भी मैंने तैयारी करी। तो कुल मिला के अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत एक वेग आइडिया होगा कि आप पुलिस की ट्रेनिंग, माई डे यूज टू स्टार्ट एट अराउंड 4 AM। और फिर उसके बाद 4:30 पे हमारा फॉल इन, फिर उसके बाद जो भी आपका एक रेगुलर 3 किलोमीटर्स का रन होता है वगैरह वगैरह, ऐसा बहुत सारा फिजिकली इंटेंस एक्टिविटी। उसके बाद 8 बजे आई वॉज अलाउड टू बी बैक इन माई रूम। फिर 8:45 पे फिर से फॉल इन। उसके बाद काफ़ी सारा IPC CRPC ऐसे करके, तो रात को 8 बजे तक कंपलसरी गेम्स परेड वगैरह होके, और उसके बाद मैंने प्रीलिम्स निकाला था। तो यू जस्ट नो कि ऑल रोड्स लीड टू हेवन। तो अगर आपके पास समय की कमी भी है, या आपको ऐसा लगता है कि आप किसी तरीके से लोगों से पीछे हैं, या कुछ लोग जो आपसे ज़्यादा इस परीक्षा में अपना समय दे चुके हैं, तो आप इस तरीके की इनसिक्योरिटीज से पहले आप बाहर आएंगे। क्योंकि मुझे लगता है सबसे पहले आपको यहाँ की इनसिक्योरिटी खत्म करनी ही पड़ेगी। देखिए, जो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो एक तरीका है, मतलब इट्स अ मीडियम टू रीच देयर। लेकिन जैसे हम बात करते हैं कि कई बार हमें ऐसा लगता है हम बहुत सही पढ़ रहे हैं, हमने राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट दिया है, राइट बुक्स, राइट टेस्ट सीरीज, सब कुछ करने के बाद भी हमें लगता है कि नहीं यार, आई एम नॉट गुड इनफ, है ना। रह रहे कि आपको इस इनसिक्योरिटी आती रहती है। ये इतनी बड़ी परीक्षा है और एक दिन 2 दिन या एक हफ्ते का तो काम है नहीं। अगर आप आज से बिगिन करते हो तो आप समझिए कि अगले 1.5 साल 2 साल तक आप इस पूरी प्रोसेस में रहेंगे। तो इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले तो अपनी इनसिक्योरिटीज को हटाएंगे। और दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको मतलब मेंटल स्ट्रेंथ की हम बात करें, तो ये कि आप सभी का, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है, तो आप आपस में अपने प्रिपरेशन को कंपेयर करना भी कोशिश करेंगे कि कम करेंगे। क्योंकि किसी को ज़्यादा आता होगा, किसी को कम आता होगा। अब मान लीजिए अगर 31 मई को है शायद अगली और एग्जाम, 31 मई या 30 मई को, जब भी है, उस दिन तक आपकी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए बस। अब कोई आपसे आगे कोई आपसे पीछे डजंट मैटर। ये 2 चीज़ें मतलब मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूँगी। मैंने इस पूरी एग्जाम को लेवल 10 लेयर्स में मैं इसको डिवाइड करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि 2020 वाला अटेम्प्ट कौन कौन दे रहा है। ओके, सभी लोग दे रहे हैं ऑलमोस्ट, थोड़े से लोगों को हटा के। और प्रीलिम्स का सिलेबस किसको याद है, मतलब रटा हुआ है। मेंस का सिलेबस बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको सीरियस एस्पिरेंट नहीं मानूंगी अगर आपकी ये एक्सरसाइज शुरू नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। दोस्तों, जो हम यहाँ पे पढ़ाई की बात करते हैं, स्टडीज की बात करते हैं, वो तो अपने आप में एक बड़ा वेक टर्म है। पढ़ रहे हैं, अरे भाई क्या पढ़ रहे हैं, कैसा पूछा जाएगा, एग्जाम में कैसे लगा के आओगे। यू शुड ऑलवेज बिगिन विद एन एंड इन माइंड। आई पर्सनली फाइंड इट वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैं आपसे बात करी थी कि मैं इसको लेयर्स में देखती हूँ फिर एग्जामिनेशन को। तो अभी चूंकि आप लोगों को सिलेबस याद नहीं है, अच्छा, आप लोगों में से कितनों ने पिछले 10 साल के, चलिए पिछले 10 साल के नहीं, जब से 2013 से मेंस का चेंज हुआ है सिलेबस मेंस का, आप लोगों को कितनों के क्वेश्चंस पता है वो, या याद हैं। मतलब अगर वो क्वेश्चन दिखेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नहीं 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 पूछा गया एग्जामिनेशन में। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, आप एग्जाम नहीं लिख रहे हैं। अनदर थिंग, तभी आप देखिए इतने कम समय में और इतने हॉरिफाइंग सिचुएशंस में मैंने एग्जाम निकाला, क्योंकि जब भी मेरे सामने कोई चीज होती है, अगर आप अभी इस वक्त मुझे कोई आर्टिकल देंगे द हिंदू का, तो मुझे पता है कि ये इस पेपर में इस सब हेडिंग में पूछा जाएगा। तो मैं जब अपने नोट्स भी बनाऊंगी तो उसको उसी तरीके से अलाइन करूंगी। आप समझ रहे हैं? अनदर पॉइंट ये, तो अभी मुझे लगता है कि अभी हम लोग लेवल 0, 1 और 2 वाले प्रिपरेशन फेज में हैं, जहां पे हमने पिछले साल के अभी क्वेश्चन पेपर को एनालाइज नहीं किया है। और एनालाइज से ज्यादा आपको रटे हुए होना चाहिए वो। देखिए, यू हैव बहुत सारा मगअप करना पड़ेगा आपको। आप देखते हैं क्वेश्चंस को, देखते हैं, यू हैव टू वॉमिट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दिस पेपर एंड विद इन 7 मिनट्स और 6 मिनट्स। तो दोस्तों, अगर वो इफ इट इज नॉट ऑन द टिप ऑफ योर टंग, आप लिख के कैसे आएंगे उसे? इट इज नॉट पॉसिबल। तो बहुत सारा रखना पड़ेगा। तो आज सबसे पहले तो स्टॉक जब ये हमारी ओवर हो जाएगी,
आप लोग प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का सिलेबस याद करेंगे। उसमें 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, सबसे पहले आपको वो रटना है। मतलब मैं आपसे पूछूं कि अगर मान लीजिए आप जैसे आप मुझसे बात करोगे मैम द हिंदू के नोट्स कैसे लिए जाते हैं, तो द हिंदू के नोट्स भी आपको इन वैक्यूम नहीं समझ में आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि भाई ये मेरा अगर इस पे आया, एग्रीकल्चर पे आया, तो मेरा GS3 में ये फूड प्रोसेसिंग वाले इंडस्ट्री का टॉपिक है और इसको मैं यहाँ लिख के आऊंगी जब ये पेपर में आएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब हम ईच डे फ्रॉम नाउ आपको इस तरीके की अपना जो ओरिएंटेशन है वैसे डेवलप करना है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग। अनदर चीज जो आपका अगला काम होगा आज की टॉक के बाद, कि आप प्रीलिम्स के भी जो 2013, 2012, 2010 मान लीजिए, तो 2010 मान लेते हैं हम, 8 साल हो जाते हैं, उसके क्वेश्चंस भी आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल रटे हुए होना चाहिए। ठीक है, आप मेंस का सिलेबस, प्रीलिम्स का सिलेबस, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस और मेंस के क्वेश्चन, ये आपका जब आप ये कर लेंगे तब मैं आपको लेवल 2 का एस्पिरेंट मानूंगी, वरना मैं आपको एस्पिरेंट ही नहीं मान रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। होल एक्सरसाइज इज फ्यूटाइल। एक पॉइंट ये। अब हम आ जाते हैं, जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आप आ जाओगे लेवल 3, 4, 5। इसमें आप फटाफट अपने बेसिक जैसे एनसीईआरटी जो हो गई हैं उसको आपको विद इन 1 मंथ कंप्लीट करना है, क्योंकि एनसीईआरटी तो हमारा, मैं आपको बोलूंगी कि बिल्कुल एक फाउंडेशन है, लेकिन फाउंडेशन ही नहीं क्लियर होगा तो आपके ऊपर का सब बिल्ड नहीं होगा। तो अनादर आपको 20 दिन में, 25 दिन में, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी पहले की प्रिपरेशन कैसी है। आप एक बार एक लेयर में उसको एक बार करसरी कंप्लीट करेंगे और इसके बाद आप, मुझे लगता है, नोट्स बनाने की हैसियत में आएंगे, क्योंकि आपको कुछ क्लियर ही नहीं है, आप नोट्स ही बना रहे हैं तो क्या बना रहे हैं। और एक और नोट टेकिंग के, जब हम नोट टेकिंग की बात करेंगे तो नोट टेकिंग आइडियली शुड बी 10% ऑफ द होल कंटेंट। अगर आप 100 वर्ड का आर्टिकल पढ़े तो 10 वर्ड से ज्यादा का आपका नोट मेकिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उससे ज्यादा भी हो रहा है तो इवेंचुअली आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। आप जो भी पढ़ रहे हैं आपको प्रीलिम्स में टिक लगा के आना है, एक, उसके बाद उसको आपको मेंस में रिप्रोड्यूस करके आना है, 2, और उसी फैक्ट्स डेटा को बार बार क्रंच करके वो इंटरव्यू में पूछेंगे तो वो लिख के आना है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अगले 1.5-2 साल तक ये चीज मेरे दिमाग में बैठी रहेगी। तो इसलिए आपको जो नोट टेकिंग भी करेंगे बहुत स्ट्रक्चर्ड करेंगे। अनदर थिंग है रिविजन, जिसको हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमसे पढ़ते रहते हैं, कुछ भी उठा लिया, कुछ भी पढ़ लिया। रिवीजन नहीं रहेगा आपका, मंथली, वीकली, जो भी हम जब बात करेंगे इस पे, और अब जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, तो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग वो रहेगी हमारी सिलेबस आप याद करेंगे, क्वेश्चंस पेपर याद करेंगे, एनसीईआरटीज अगले 20 या 25 दिन में कंप्लीट करेंगे। अब ये सब होने के बाद आप मान लीजिए अब आप आ गए हैं लेवल 4 और 5 पे। अब हमारी जो बेसिक रेफरेंस बुक्स है, मान लीजिए लक्ष्मीकांत है तो आप लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम है, फ्रीडम स्ट्रगल है, जो भी आपको पता है लिस्ट जो होती है, अब आप उसको स्टार्ट करेंगे। और अच्छा, उसको अब आप, जैसे इसमें मुझे बताया गया था कि मुझे आपसे बात करनी कि इंपॉर्टेंट क्या होता है। इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन, लेट द क्वेश्चन पेपर गाइड योर वे, दैट इज द ओनली वे। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए एक और चीज मैं बोलूँ कि द काइंड ऑफ प्रीलिम्स अभी जो आ रहा है, सबसे पहले तो प्रीलिम्स इज द मोस्ट डाइसी पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। एंड प्रीलिम्स में सिर्फ एफर्ट्स काम नहीं आते हैं, क्योंकि कई बार बहुत अच्छे एफर्ट्स के बाद भी आप देखते हो कि 1-2 नंबर से रह जाता है। एक चीज है, और दूसरी चीज ये प्रीलिम्स के बारे में कि अब मुझे लगता है कि कम से कम 12 महीने के तो करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। और इफ यू आर अ रियली आइडियल एस्पिरेंट हो, अगर आपको बिल्कुल यू हैव टू बी इन द सर्विस एट ऑल कॉस्ट, तो मैं आपसे बोलूंगी कि आप 1.5 साल के करंट अफेयर्स रखिए अपने पूरे, क्योंकि आप देख रहे हो कि उनका लेंथ ब्रेड तो स्कोप बहुत बढ़ा दिया है प्रीलिम्स का, और कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे हैं। जैसे हम पॉलिटी लक्ष्मीकांत बोलते थे, हम बोलते थे यार कुछ नहीं तो लक्ष्मीकांत तो कर ही लो, 20 क्वेश्चन तो आएंगे ही डायरेक्टली, लेकिन इस बार नहीं आए। तो ये चेंज होगा हर बार। तो इस एग्जाम की अगर आपको ये जो डाइसी पार्ट है, अगर इसको आपको कोप करना है तो आप 1-1.5 साल के करंट अफेयर्स रखेंगे। और प्रीलिम्स में आपको 2 टेस्ट सीरीज जो होती हैं, कोई भी, जैसे आप नेक्स्ट की टेस्ट सीरीज लीजिए, 2 टेस्ट सीरीज आप रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की लीजिए। प्रीलिम्स से 2.5 या 3 महीने पहले आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके मन में जो आएगा जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप बोलोगे कि मैम टेस्ट सीरीज से तो कुछ आता ही नहीं है। तो टेस्ट सीरीज से कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपका ब्रेन ट्रेन होगा टू एलिमिनेट। आप जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग रैंक होल्डर्स हैं, आप उनसे बात करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, उसमें से नॉट मोर देन 30-35 सबको आते हैं। उसके बाद सब इंटेलिजेंट गेसिंग होती है। एक चीज है। दूसरी चीज जो आपको टेस्ट से एनालाइज करना है अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ, ये कि आपका स्ट्राइक रेशियो कितना है। जैसे मेरे नेगेटिव मार्क्स बहुत आते थे, तो मैंने रियलाइज किया कि मेरा पूरा जो स्कोर है वो नेगेटिव्स की वजह से कम हो जा रहा है। तो मैंने जब अपना अटेम्प्ट दिया तो मैं सिर्फ 65 क्वेश्चन लगा के आई थी,
और मेरे 62 सही थे। आप समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ इस एक्सट्रीम पे रिस्क लेंगे, लेकिन फिर आपको एनालाइज करना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। मैंने रियलाइज किया मैं कितना भी पढ़ लूँ मुझसे गलत होते ही हैं। तो मतलब मेरे 60 से ज्यादा सही हो ही नहीं रहे हैं, कुछ भी हो जाए, चाहे इजी से भी इजी पेपर आया है तो मेरे गलत हो रहे हैं। तो जब मेरे 60 ही सही हो रहे हैं तो मैं 80 क्यों लगा के आ रही हूँ, मैं 85 क्यों लगा के आ रही हूँ? समझ रहे हैं आप? तो ये आपको अपने बारे में थोड़ा सा एनालाइज करके रखना है। मैंने आपको बताया मैंने सिर्फ 65 लगाए थे, 62 मेरे सही हुए थे। और ये आप जब टेस्ट देंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बात ये, अच्छा अब हम जो लेयर्स की बात कर रहे थे, अब जब आप अपनी एनसीईआरटीज कंप्लीट करेंगे, सिलेबस को याद कर लेंगे, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को रिवाइज करेंगे, उसके बाद मैं आपसे बोलूंगी कि आपको नोट टेकिंग वाली एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक दूसरी बात ये कि मैम नोट्स कैसे बनाना है, मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैंने नोट्स सेक्शन वाइज बनाए थे। क्योंकि आज मान लीजिए द हिंदू में कोई आर्टिकल आया है, कल वो आर्टिकल नहीं आएगा, कल एक दूसरे टॉपिक पे आएगा, परसों तीसरे टॉपिक पे आएगा। अब ऐसे एन नंबर ऑफ टॉपिक्स हो जाएंगे। तो मान लीजिए अब मैं एग्जाम तो कब लिखूंगी, मई में लिखूंगी। अब मुझे मान लीजिए कुछ रेफर करना है कि मैंने नोट टेक किया था इस वाले टॉपिक पे, तो मैं उसको ढूंढूंगी कैसे? इंडेक्सिंग तो करी नहीं मैंने, मैं तो सिर्फ सिंपल नोट्स ले रही हूँ। मैंने बिल्कुल सिलेबस वाइज, मतलब मैंने बिल्कुल सेक्शन वाइज नोट्स लिए थे। अगर साइंस एंड टेक है और मैंने A4 शीट्स रखती थी मैं अपने पास, क्योंकि मुझे लगता है आप उसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। A4 शीट्स रखिए। मान लीजिए अभी क्या न्यूज चल रहा है, मान लीजिए आर्टिकल 370 पे बार बार न्यूज आ रही है ना, जम्मू कश्मीर पे बात आ रही है, तो आप आर्टिकल 370 लिख दीजिए एक पेज पे। आपको जो भी इन अनदर 1.5 years आपको जो भी एनकाउंटर आप कर रहे हो रिलेटेड टू आर्टिकल 370, एवरीथिंग शुड बी अंडर वन हेड। और आइडियली मैं आपको बताऊं, मेंस से पहले तो आपका पूरा सिलेबस शुड बी कंप्रेस्ड इन नॉट मोर देन 100 पेजेस। क्योंकि आप रिवाइज कैसे करोगे? मान लीजिए आपको पता है आपका कल पेपर है और आपको रेफर करना है, तो आप थोड़ा सा ही तो कुछ देख के जा पाओगे ना, पूरी बुक उठा के तो नहीं रेफर करोगे। तो सब कुछ कंडेंस हो जाना चाहिए आपका। और विद ईच, मतलब मैं आपको अभी हम इस पे और हम बात करेंगे, लेकिन आपको जब आज से आप जो भी पढ़ेंगे ना, यू शुड बिगिन विद एन एंड इन माइंड कि भाई ये जो मैं पढ़ रही हूँ ये कंप्रेस हो के आधे पेज में आ जाना चाहिए बिफोर राइटिंग मेंस और बिफोर राइटिंग प्रीलिम्स। तभी, वरना अगर मान लीजिए अभी तो आप लिख नहीं रहे हैं, आप लिखेंगे वही आपका, मान लीजिए अभी सितंबर है तो अगले सितंबर में, अभी मेंस चल रहा है, आपके पास पूरे 12 महीने हैं। तो 12 महीने में मैं नहीं चाहती कि आपके पास 3 रजिस्टर भर जाए करंट अफेयर्स के, नहीं, सब कुछ 100 पेजेस में हो जाना चाहिए कंप्रेस। अच्छा, विथ ईच सक्सेसिव रेपिटेशन, जैसे जैसे आप ग्रो करोगे ना इस प्रोसेस के साथ, आपको अपने आप यू विल स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग द चाफ एंड द ग्रेन। आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि यार ये तो रिडंडेंट है, कभी पूछा नहीं जाएगा। इसलिए आपको सिलेबस ये और इस तरीके से आपको हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहना है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट। और मैंने आपको बताया कि नोट टेकिंग बिफोर मेंस आपकी 100 पेजेस से भी कम की हो जाना चाहिए। आप उसको कम से कम 3 बार रिवाइज करके जाएंगे। समझ रहे हैं आप? नहीं तो कोई भी भगवान, मतलब नो ताकत इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेंगी चीजें, आप क्रंच नहीं कर पाओगे। अ लॉट ऑफ मगिंग इज रिक्वायर्ड और वो आपको वॉमिट करके आना है। मतलब दिस इज द स्टार्क रियलिटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो एनालिसिस के बाद रटने वाली चीजें आ जाती हैं बहुत सारी। ठीक है, अब आप जब मान लीजिए आपने ये वाला लेवल कंप्लीट कर लिया है, अब आप द हिंदू के नोट्स ले रहे हैं। अब हम ये बात कर रहे हैं कि मैं आपको बताती हूँ कि आइडियल काइंड ऑफ नोट्स क्या होते हैं द हिंदू के, जैसे हम बात करते हैं। तो आइडियल नोट्स ये होते हैं द हिंदू के कि मुझे अगर मान लीजिए सुहासिनी हैदर है ना, एडिटोरियल लिखती हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशन से बात करती हैं। तो जब मैं अपने फुल एस्पिरेंट मोड में थी, मतलब व्हेन आई रियली क्रैक्ड कि हाँ इस एग्जाम की नर्व क्या है, तो मुझे मालूम पड़ जाता था कि सुहासिनी हैदर ने अगर इस पे बात करी है तो उन्होंने ये बात करी होगी। मतलब आपको एक राइटर को भी आप एनालाइज करने लगते हैं ना कि इनका ओरिएंटेशन ऐसा है, इनका ओरिएंटेशन ऐसा है, ये लेफ्टिस्ट है या ये कैपिटलिस्ट है या किस तरीके के हैं, आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके का आपको एक एनालिसिस होने लगना चाहिए जब आपकी बेहतरीन, आप इस पूरे मोड में आ जाएंगे, मोमेंटम में आ जाएंगे। एक बात ये। दूसरी बात ये, मैं क्या क्या नोट करती थी, मैं एक तो देखिए बहुत सारे फैक्ट्स आते रहते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कोई बात करी है तो उसका जो रैंकिंग आई है वो आप नोट कर लीजिए। सी राजा मोहन अगर कोई बात करते हैं तो उनके नाम के साथ आप स्टेटमेंट लिखिए, क्योंकि अगर आप वो कोट करके आएंगे आंसर में तो आपके आंसर में, मतलब द एग्जामिनर को लगेगा कि आप एक वेल रेड इंसान है। उसके बाद आप देखेंगे कि जब भी ये सुप्रीम कोर्ट का कोई आर्ग्यूमेंट आता है, कोई भी जजमेंट आता है, तो जैसे जो जस्टिस चंद्रचूड़ है वो हमेशा डिसेंटिंग नोट लिखते हैं, है ना, यूजुअली डिसेंट करते हैं वो। तो उनकी कोई लाइन आती है तो मैं उसको लिख लेती थी
जैसे कि जब मैं एग्जाम दे रही थी तो पुट्टू स्वामी जजमेंट आ रहा था, है ना, राइट टू क्या बोलते हैं प्रिवेसी वाला इशू था। तो उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने थ्री ब्रांचेस ऑफ जस्टिस बोला था, एक ट्री बनाया था उन्होंने जस्टिस का, उसमें 3 ब्रांचेस ऑफ जस्टिस। तो ये मैंने नोट किया था कि अगर ऐसे में पूछा जाएगा तो आई विल कोट जस्टिस चंद्रचूड़। तो द हिंदू में आपको एक तो फैक्ट्स आप लिख लेंगे, डेटा लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद आप एक और चीज कर सकते हैं स्पेसिफिकली, जो भी एडिटोरियल है उसमें जो कंक्लूड करते हैं ना, उसको भी आप थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो कंक्लूजन होता है इसको आप बहुत सारे आंसर्स में कंक्लूड कर सकते हो। तो आपका इंट्रोडक्शन, आपका मेंस और आपका कंक्लूजन, तो आप द हिंदू में ये 4-5 चीजें ही नोट करने की आदत डालेंगे, क्योंकि बाकी जो भी चीजें हैं आपको आपकी करंट अफेयर्स की बुकलेट में मिल जाया करेगा। तो वो एक्सरसाइज आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये आपका यूनिक टच रहेगा कि आप किसको कोट करके आ रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं वो जैसे अमर्त सिंह को कोट कर रहे हैं, जीबी शॉ को कोट कर रहे हैं। तो ये आप कहाँ पे देख सकते हैं, ये आप जो उसमें बुक रिव्यू आता है, तो जैसे द हिंदू में कोई बुक रिव्यू आया है और उस पर उन्होंने डेमोक्रेसी पे कोई बुक आई है, या फिर इन जनरल कोई स्टेट पे बात करी है, या इस तरीके की बात, पॉलिटिकल बुक्स नहीं, डेमोक्रेसी पे बात कर रहे हैं या स्टेट के ऊपर बात कर रहे हैं, कैपिटलिज्म पे बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे कोई बुक है, तो उसको आप बस राइटर और उसका सिनॉप्सिस देख लीजिए। तो आप जैसे मान लीजिए हमारे पे क्वेश्चन आया, ऐसे भी आता रहता है कि एग्रीकल्चर इज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, है ना, ये हम पढ़ते रहते हैं, इतने समय से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन भी आता है, ऐसे भी आता है। तो आप कोशिश कर सकते हैं इंट्रोड्यूस उससे करिए कि XYZ in his book has clearly mentioned or defined that the state of Indian economy या state of Indian agriculture is in this. आप समझ रहे हैं? तो इससे आपके आंसर को वजन मिलता है। कोई जरूरी नहीं आपने पूरी बुक पढ़ी हो। देखिए एग्जामिनर भी, आप खुद देखिए, आप उनको समझे जो चेक कर रहे हैं आपकी कॉपी, तो वो ऐसा तो नहीं होगा कि वो चेक करेंगे उस बुक को खोल के कि उसमें बात कही है कि नहीं। और एग्रीकल्चर पे बात कही तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर क्राइसिस और स्ट्रेस पे भी बात करी होगी उस बुक में, इतनी बड़ी बुक लिखी है। तो अब ये सब चीजें भी आदत डालिए, धीरे धीरे अपने शुमार करिए आदत नोट करने की। द हिंदू से ये सब चीजें ही आपको लेनी है, बाकी सब आपको करंट अफेयर्स की बुकलेट में मिल जाएगा। तो आप उस एक्सरसाइज में अपने टाइम मत वेस्ट करिए। अनदर थिंग, अब हम आ जाते हैं कि मान लीजिए आज से अगर हम शुरुआत करते हैं, 22 सितंबर है आज, तो आप सबसे पहले अगले 5 दिन में जो मैंने आपको बताया वो करेंगे। अच्छा, प्रीलिम्स से स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए पढ़ना, हमें प्रीलिम्स की डेट से 2.5 महीने पहले ही शुरू करना है, जिसमें हम टेस्ट सॉल्व करेंगे। जो सेक्शनल टेस्ट हैं उसके जो आंसर्स होते हैं, जो मॉडल आंसर जो आंसर की होते हैं, वो भी आपको करीब 2-2, 3-3 बार तो रिवाइज करके जाना ही है, तभी आपको वो याद रहेगा। क्योंकि पढ़ना नहीं है, बहुत सारा याद भी रखना है। और उस टेस्ट सीरीज से आपको ये भी एनालाइज करना है कि मेरा स्ट्राइक रेशियो क्या है। तो ये हमारा लेकिन प्रीलिम्स से 2.5 महीने पहले ही रहेगा। अच्छा, आप लोगों ने करंट अफेयर्स आप लोग साथ में पढ़ ही रहे होंगे, तो मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए अगर आप अगला 2020 का अगर प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो मैं आपसे कि अगस्त नहीं, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि जनवरी 2019 से आपका जो भी करंट अफेयर्स बुकलेट्स है, जैसे आप ना विथ ईच सक्सेसिव मंथ उसकी प्रायोरिटी, मतलब उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दे सकते हैं। जनवरी 2019 थोड़ा कम पढ़िए, लेकिन आपको मुद्दे मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो पूछेंगे। आजकल वो कहीं से भी कुछ भी पूछ ले रहे हैं, और आप खुद एनालाइज करते हैं कि कोई सेट तो अब रहा नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई पैटर्न बचा है प्रीलिम्स का। इसलिए मैं आपको, मतलब आई वोंट बी स्प्रेडिंग एनी फेक न्यूज हियर, तो आप उसको एनालाइज करेंगे। तो आप जनवरी से स्टार्ट कर दीजिए अभी। तो आज आप कोशिश करिए कि मैं 3 दिन में जनवरी की कंप्लीट करूंगी, उसको कंप्लीट करिए। ऐसे करके आप जनवरी टू जून तो कोशिश करिए कि आप 25-30 दिन में ही कर लीजिए, क्योंकि वो आपके सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाले करंट अफेयर्स रहेंगे, बट यू शुड नो। अब उसके बाद आप जो सीरियस करेंगे वो जून से स्टार्ट करेंगे। तो जून 2019 से आपका यू विल स्टार्ट पिकिंग अप द करंट अफेयर्स ऑल्सो वेरी सीरियसली, आप उसे कंप्लीट करें। एनसी, अच्छा आप देखते हैं कि जो टेस्ट सीरीज मुझे लगता है अभी नवंबर से स्टार्ट हो जाती है, लेट अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाती है प्रीलिम्स की भी। तो आप बिल्कुल सेक्शनल वाइज उसको कंप्लीट करना शुरू करें। तो उस टाइमलाइन को, जो उसकी टाइमलाइन है उसी टाइमलाइन के अनुसार ही आप प्रिपेयर करेंगे। एंड अ लॉट ऑफ रिविजन इज रिक्वायर्ड, लॉट ऑफ रिविजन, लेट मी टेल यू। अगर आप इस एग्जाम को दे रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, स्टडिंग/रीडिंग 33%, रिवीजन 33%, एंड रेस्ट 33% आप मेंस का आंसर लिखेंगे या प्रीलिम्स की टेस्ट सॉल्व करेंगे। अगर आप ये पूरी साइकिल में नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपका जो सक्सेस का जो मतलब जो आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी वो कम ही रहेगी, क्योंकि दूसरे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं ये सब, तो उनका आपसे बेहतर तरीके से वो एग्जाम ओरिएंटेड, इतना एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट एम्फेसाइज करना चाहूंगी।
माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग। ये मैं आपको बार बार एम्फेसाइज करना चाहूंगी। जब आपको किताबें पता है, आप मुझे पता है, आप मतलब आई एम डेड श्योर कि आप सबको बुक्स मालूम है कि नहीं, लेकिन तब भी हमारे अंदर इतना सारा कंफ्यूजन रहता है। वो इसीलिए क्योंकि हम पूरी साइकिल को भूल जा रहे हैं। तो मैं बार बार आपसे बोलूंगी कि आप रीड, रिवाइज और रिप्रोड्यूस। जब भी आप टॉपिक को उठाएंगे तो ऐसे ही देखना है कि मुझे से रिप्रोड्यूस करके आना है एग्जाम में, ठीक है। तो आज से आप जो भी उठाएंगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, आप एनसीईआरटीज पढ़ेंगे, यू शुड नो कि ये इस पेपर में ऐसा पूछा जाएगा और मैं इसको ऐसे टैकल करूंगा, ठीक है। एक चीज ये, अच्छा, अनादर जिस पे हम ज्यादा बात नहीं करते वो रहेगा आपका डिस्कशन, कि मैम डिस्कशन करना चाहिए कि नहीं। देखिए, जब मैं अपनी पुलिस ट्रेनिंग में थी तो मेरे साथ श्री पुनीत गहलोत और श्री आशुतोष श्रीवास्तव, आईपीएस हैं वो भी, तो हम तीनों साथ में पढ़ते थे। क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा ही समय रहता था, हम थके भी रहते थे। तो मैंने ये, मतलब मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि आप कोई भी एक टॉपिक अगर मुझे आप दे दो कि 10 पेजेस मैम आप याद करके बताओ, तो मैं नहीं याद कर पाऊंगी। आप मुझे 3 का ग्रुप बना दो कि डिस्कस करो, मैं आराम से डिस्कस कर लूंगी और मैं आपको आराम से रिप्रोड्यूस भी कर दूंगी। लेकिन उसके लिए फिर आप जो भी अपने आपस में जो भी लोगों को चुनेंगे, आई थिंक यू आर वाइज इनफ कि वो भी आपकी तरह कमिटेड होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए उन्हें, ठीक है। तो अगर आप ऐसे डिस्कशन मोड में भी काफी चीजें रख सकते हो, मुझे लगता है ये। और हम लोग तो बाद में प्रीलिम से पहले तो क्विज भी खेलते थे। बार बार आपको ना अपनी मेमोरी को एक्सरसाइज करना है। मान लीजिए मैं अभी आपसे कुछ भी बात पूछूं, मैं आपसे मान लीजिए मैं आपसे आर्टिकल ही पूछूं, तो आपको पता होना चाहिए, वो याद होना है वो चीज। गवर्नर के प्रोविजंस आपको याद होना चाहिए, प्रेसिडेंट के प्रोविजंस आपको याद होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये ऑफ्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स में। दे विल नॉट गो आउट ऑफ स्टाइल। वो एक साल नहीं आएंगे तो अगली साल आएंगे। यूपीएससी की जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे फंडामेंट, अगर आप, अच्छा, ये आपको एक्सरसाइज आपको खुद को करनी है माय डियर फ्रेंड्स। ये एग्जाम में आपको कोई स्पून फीड नहीं करेगा। यू आर योर ओन लाइट। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूं, इंस्टीट्यूट आपकी हेल्प कर सकता है, बट इट इज ओनली यू एंड ओनली यू जो आपको फाइनल एंड तक पहुंचाएगा। तो जब आप मान लीजिए अगर आप क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे प्रीलिम्स के, तो आप देखोगे कि फंडामेंटल राइट्स में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रीएम्बल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके की चीजें आप देखिए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पता आपको पूरा होना चाहिए। मतलब अगर आप बुक भी पढ़ोगे लक्ष्मीकांत की, तो कवर टू कवर नहीं पढ़ना है। वो जैसे पंचायती राज है, उस पर क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स में नहीं आएगा तो मेंस पे आएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन सॉरी, उस पर टॉपिक आता है। इलेक्शन कमीशन हो गया, क्वेश्चन आएगा। सीएजी है, क्वेश्चन आएगा। तो ये आना ही है, ठीक है। उस पर आप ज्यादा ध्यान देंगे। और जब आप खुद टेस्ट सॉल्व करेंगे ना, बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट, तो आप रियलाइज करेंगे कि बहुत सारे नुआंसेस आप उससे सीखते जाएंगे। लेकिन उन नुआंसेस को सीखते हुए यू हैव टू नोट इट डाउन। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ स्टैटिक टॉपिक का भी आप ऐसे ही नोट मेकिंग करिए कि अगर मान लीजिए फाइनेंस कमीशन लिखा हुआ है, तो आप शुरुआत कर दीजिए उस पर कि उसके आर्टिकल क्या क्या है रेलेवेंट, उस पर कोई जजमेंट आया हो। मान लीजिए सेकंड एआरसी ने कोई बात करी हो फाइनेंस कमीशन पे, फिर आपको पता है कि जो 14 फाइनेंस कमीशन थी वो थोड़ा वाटरशेड थी, है ना। उसने डेवोल्यूशन बढ़ा दिया था, 32 से 42% कर दिया था। मालूम होना चाहिए, हो सकता है प्रीलिम्स में वन ऑफ द ऑप्शंस ये हो वो, क्योंकि इस तरीके से देखिए वो ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड्स में पूछते हैं वो। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स, अगर वो इंडियन इकोनॉमी पे बात करेंगे, मान लीजिए वो इन्फ्लेशन पे बात कर रहे हैं, तो वो आपको 2 स्टेटमेंट देंगे कि द ट्रेंड ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया हैज बीन ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं भाई बढ़ा है कि कम हुआ है। तो अगर आपने नोट बनाया, मान लीजिए इन्फ्लेशन पे आपने मान लीजिए एक A4 शीट आपने डेडिकेट करी है, तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो भी आपको इनकाउंटर आप कर रहे हो, वो ट्रेंड हो सकता है, वो स्पेसिफिक कोई रिकमेंडेशन हो सकता है, क्योंकि रिकमेंडेशन आप कहाँ पे लिख के आओगे, मेंस में। मान लीजिए क्वेश्चन आया मेंस में कि इन्फ्लेशन हैज बीन दिस कुछ भी एक हैज बीन एन इशू इन द माइंड्स ऑफ इंडियन स्टेट्समैन, एंड व्हाट आर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेप्स टू टैकल द सेम। तो आपको अपना मन से कुछ भी नहीं लिखना है। आप 100% इस बात पे कहीं ना कहीं कोई मिनिस्ट्री बनी होगी, कोई कमीशन बनी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही होगी। दिस इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ मेंस। ब्रेड एंड बटर ऑफ मेंस। आप अपने मन से नहीं लिख के आओगे। आप कैसे लिख के आओगे? आपको कुछ पता है इन्फ्लेशन के बारे में? आप इकोनॉमिस्ट तो हो नहीं, तो आपको लिख के उन्हीं की बात आनी है। तो यू शुड डेवलप एन आई फॉर दीज थिंग्स ऑल्सो। तो अगर आपने इन्फ्लेशन का टॉपिक बनाया है, तो जो भी आपका डेटा रहेगा, मतलब फैक्चुअल डेटा रहेगा, ट्रेंड रहेगा, वो आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और उसमें आगे जब आप कमिटी वगैरह की बातें करोगे, तो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये एक चीज ये हो गई है। अच्छा,
अनादर हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी वगैरह के नोट्स वगैरह लेना चाहिए कि नहीं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी बहुत रूडिमेंट्री हैं, उस पर हमें इतना नोट मेकिंग पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पर अंडरलाइन कर लीजिए, या आपको कोई अच्छा फिर आप वही समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं एनसीईआरटी से पढ़ी हूँ तो मैं एनसीईआरटी पर से नहीं पढ़ रही हूँ, मैं उसका एक टॉपिक पढ़ रही हूँ जो मेरे सिलेबस में यहाँ रेलिवेंट है। बार बार आपको ये याद दिलाना है, तो बुक कंप्लीट हो गई उससे कोई मतलब नहीं है अगर आपका वो सिलेबस में जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। आप समझ रहे हैं? और वो टॉपिक कब कंप्लीट होगा? और टॉपिक कब कंप्लीट तभी होगा जब आप एनसीईआरटीज में जो उस पर बात कही है वो, क्योंकि जो 3 ऑप्शन आप देखेंगे ना, जो भी आप मान लीजिए इन्फ्लेशन पे भी कोई भी फॉर दैट मैटर, मान लीजिए इकोटोन्स होते हैं ना, इकोटोन्स होते हैं एनवायरमेंट में, तो आप देखेंगे जो 3 ऑप्शन रहेगा, एक तो बहुत रूडिमेंट्री उस पर बात की जाती है, तो वो आपको एनसीईआरटीज हेल्प कर देगी। जो इसमें दूसरी बात होगी वो आप मान लीजिए आप जो इस पे जो रेफरेंस बुक आती है एनवायरमेंट पे, जिसको हम कोई भी मान लीजिए आप, वो हो जाएगा आपका दूसरा। और जो तीसरा जो उसमें टॉपिक आएगा वो किसी करंट अफेयर्स रिलेटेड बात आएगी, तो वो आपको अपने करंट अफेयर्स मैगजीन / न्यूज़पेपर से पढ़ना है, तो आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ है। कोई भी टॉपिक इन द वर्ल्ड है वो, मैं उसे तभी कंप्लीट मानूंगी। तो एनसीईआरटीज आपको वो जो स्टार्टिंग का जो 30% है वो आपको कंप्लीट करेगी। जैसे आपको मालूम ही नहीं भाई इन्फ्लेशन क्या होता है, तो इन्फ्लेशन क्या होता है ये आपको एनसीईआरटीज बताएगी। एनसीईआरटी आपको ये बताएगी कि सिंस इंडिपेंडेंस, जब हमारी पहली बार गवर्नमेंट बनी थी तो हमने क्या क्या स्टेप्स लिए इन्फ्लेशन को करने के लिए। फिर आप जब और पढ़ लोगे, जैसे मान लीजिए आप रमेश सिंह पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में, आपकी नोट्स पढ़ रहे हैं, तो आप रियलाइज करोगे कि गवर्नमेंट ने हमेशा इसको टैकल किया है इन्फ्लेशन के लिए। फिर हमने एफआरबीएम एक्ट वगैरह की बात करी, फिर हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करी कि इन्फ्लेशन को हम प्लस माइनस ये, फिर फूड इन्फ्लेशन पढ़ोगे, फिर आप WPI पढ़ोगे, समझ रहे हो? तो ऐसे अलग अलग आप वो पढ़ोगे कि इंडेक्सेस क्या क्या होते हैं, फिर फूड बास्केट क्या होती है, WPI में किसको क्या वेटेज, किसको कम वेटेज, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा। तो ऐसे आप जो भी पढ़ोगे ना उसको आपको एक ही पेज में आप उसे कंसोलिडेट करते जाओ। मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका है ये एग्जाम में भी रिप्रोड्यूस करने का। अच्छा, ऐसी बहुत सारे नुआंसेस जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेंगे ये, तो उसको ही मैं चाहूंगी कि, हालांकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि मैं ट्रेनिंग भी कर रही थी, लेकिन आइडियली क्योंकि आपके पास आई थिंक यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम विद यू, 7 महीने 8 महीने बहुत अच्छा टाइम है आपके पास, आप वर्किंग प्रोफेशनल्स भी नहीं है, तो यू हैव 24 आवर्स इन अ डे। तो आप अभी से ये आदत डाल लीजिए कि इन्फ्लेशन का मैंने जो पेज बना लिया है, अब मैं टेस्ट सीरीज से अगर कोई क्वेश्चन एनकाउंटर करूंगी तो वो उसमें लिख लूंगी, अखबार से जो मुझे मिला वो भी लिख लूंगी, एनसीईआरटी से मुझे जो ठीक लगा मैंने वो भी लिख लिया उसमें, जो उसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है कि भाई इन्फ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन को टैकल मतलब इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं। तो इस तरीके से आप अभी से अपनी आदत डाल लीजिए, तो आपका मैं टॉपिक कंप्लीट मानूंगी। अब हम आ जाते हैं मेंस टेस्ट सीरीज की बात हम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ऑप्शनल पे अगर आप लोग बात करना चाहते हैं तो हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं। तो आप में से कितने लोगों ने अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है कि मतलब 100% वही रहेगा? ठीक है। कितने लोगों को कंफ्यूजन है? तो जितने भी थोड़े से लोगों को कंफ्यूजन, मैं आपको बताऊंगी कि आप 3 क्राइटेरिया पे अपना ऑप्शन चूज करिए। सबसे पहले और जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको उस सब्जेक्ट को देख के फील क्या आती है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स आपको अगले 2 सालों से झेलना है। अगर आपको जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मैंने जब देखा उसे तो मैंने बोला मैं नहीं कर सकती है, मतलब आई डोंट लाइक दिस सब्जेक्ट एट ऑल जस्ट बाय द साइट ऑफ मेयर सिलेबस। ठीक है, मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शन था एक और मेरे 298 मार्क्स आए थे उसमें, विच इज ओकेश। लेकिन आप जब अपना जब प्रिपेयर करेंगे तो 305 प्लस 310 प्लस आपका स्कोर रहना चाहिए, क्योंकि जिससे आपको मेंस में क्लियर स्वीप मिलेगा। और फिर इंटरव्यू में अगर मान लीजिए आपके साथ कुछ गड़बड़ हो भी जाती है, क्योंकि थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी रहता है इंटरव्यू में, बोर्ड टू बोर्ड डिपेंड करता है, किसी को अच्छा मिलता है किसी को कम मिलता है, ऐसा हो जाता है। तो आपका 310 का रहना चाहिए। एनीवे, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे हाउ डू यू लाइक दैट, दूसरा आप देखिए कि उसमें मटेरियल कितना अवेलेबल है मार्केट में, एस्टैब्लिश कोचिंग, और तीसरा आप देखिए साइज ऑफ द सिलेबस। ठीक है, तो जैसे हिस्ट्री है, इट्स अ नाइस सिलेबस लेकिन ह्यूज है, ज्योग्राफी है, इट्स अ नाइस सब्जेक्ट, स्कोरिंग है लेकिन ह्यूज है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इतनी मेहनत इतने बड़े सब्जेक्ट में क्यों करूं। सोशियोलॉजी का 10-10 यूनिट है, पेपर 1 पेपर 2 में कंसाइज है, पढ़ने में भी मुझे अच्छा लगा, इनफ कोचिंग मटेरियल अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप लोग तुरंत अपना वो करें। अच्छा, सिलेबस के लिए मैं ऑप्शनल के लिए मैं आपको बोलूंगी कि आप अगले अभी जो भी हमारे पास टाइम है 22 सितंबर से लेके मान लीजिए 15 जनवरी तक, आप अपने ऑप्शनल की एक सिंसियर फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच तो आपके पास समय बचेगा ही नहीं।
और प्रीलिम से 3 महीने पहले अगर आप बोलोगे या 2.5 महीने पहले आप बोलोगे कि मैम मैं ऑप्शनल पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो फ्रेंड्स वो भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर प्रीलिम्स ही नहीं हुआ तो फिर तो आगे का आपका 1-1.5 साल के लिए डिले हो गया पूरी प्रोसेस। तो आप आज 22 सितंबर से लेकर 15 जनवरी तक अपना ऑप्शनल की फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करें और एक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लें। आप देखिए कि आपको कितना याद हो रहा है, आप कितना समझ पा रहे हैं। अनदर जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है, मुझे लगता है टेस्ट सीरीज जो आपको हेल्प करती है वही कि आपको रीअलाइन करती है एग्जाम की ओर, ना कि सिर्फ स्टडिंग की ओर। आप एग्जाम लिख रहे हैं तो आप कोशिश करें कि देखिए। अच्छा, ऑप्शनल मैंने एक और चीज देखी है कि आपका जो ऑप्शनल का जो पेपर 1 होता है, मुझे तो लगता है पूरा स्टैटिक होता है, कुछ भी नया नहीं पूछा जाता है। तो कुल मिला के आपके पास पेपर 1 में ही मुझे लगता है 200-250 से ज्यादा टॉपिक तो नहीं हो सकते इन ऑल केसेस। तो वो 200-250 क्वेश्चंस तो आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। लाइक मैं पूछूं और आपकी ऐसी हालत होनी चाहिए कि आप अभी लिखना शुरू कर दो। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने सोशियोलॉजी जब प्रिपेयर किया था बिल्कुल ऐसा ही किया था। आप मुझे अभी टॉपिक दोगे, मैं अभी आपको लिख के बता दूंगी आंसर, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। और उसमें अगर रेलेवेंट कुछ कोट करना होगा, जैसे ईपीडब्ल्यू हमें पढ़ना होता है, तो ईपीडब्ल्यू का भी कोट किया था मैंने और योजना का भी कोट किया था। ठीक है, तो आपका पेपर 1 आप ऑप्शनल जो करोगे ना, उसको तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल ही मतलब नॉन एनालिटिकल और नॉन रिफ्लेक्टिव वे में करना है। सीधा क्वेश्चन है, सीधा आपके पास मटेरियल, उसको आप रट्टा मारो फटाफट फटाफट। ठीक है, एक और चीज आप देखोगे ऑप्शनल में, जैसे आई वुड से फॉर सोशियोलॉजी, लेकिन मैंने जितने भी ह्यूमैनिटीज वाले ऑप्शनल देखे हैं उसमें मैंने देखा है कि जितने भी थिंकर्स होते हैं, थ्योरिस्ट होते हैं, उसका आपको जो जार्गन वो लोग यूज करते हैं ना, जो जार्गन होती है, जैसे मैं सोशियोलॉजिकल जार्गन है, जैसे दुर्खीम है, तो उसने बात करिए कॉन्शियस कलेक्टिव की बात बोली है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। मतलब अगर आप पे दुर्खीम पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आप ये सब नहीं लिख के आ रहे हो, ऑप्शनल नहीं है वो, फिर जीएस का आंसर है। एक दूसरा, आप स्टार्ट करोगे, जैसे मान लीजिए मुझे क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ सुसाइड बाय दुर्खीम, है ना, एक बड़ा ऑफ्ट रिपीटेड क्वेश्चन है सोशियोलॉजी में। तो मैं स्टार्ट करूंगी कि दुर्खीम इन हिज बुक लास्ट सुसाइड कोट द बुक ऑल्सो। समझ रहे हैं आप, ये ऑप्शनल का आंसर है, वरना वो जीएस का आंसर है। सुसाइड पे तो कोई भी आदमी सुसाइड पे बहुत सारी बातें कह सकता है, लेकिन आपसे स्पेसिफिकली पूछा है कि दुर्खीम ने क्या बोल दी, तो आप स्टार्ट ही नहीं, दुर्खीम इन हिज बुक दिस दिस दिस। कार्ल मार्क्स इन हिज बुक दास कैपिटल हैज टॉक्ड अबाउट, मान लीजिए मटीरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। अब मैं उस पर स्टेजेस लिखूंगी, ये वो, और उसके बाद पूछा गया या नहीं पूछा गया आप उसे क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो 3 या 4 ऐसे कोई होंगे जो एंटी मार्क्सिस्ट होते हैं ना, जो पोस्ट मॉडर्निस्ट बोल रहे हैं, जो भी फेमिनिस्ट, ऐसे बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, तो उन्होंने ऑब्वियसली मार्क्स की थ्योरी को नेगेट किया होगा। तो आपको क्रिटिसाइज भी करना है विद नेम्स, विद नेम्स। तो ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारे ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल के लिए लागू है। तो पेपर 1 आपका आप देखेंगे, अगर आप पेपर 1 पढ़ेंगे तो बिल्कुल डिटैच्ड मैनर में पढ़ेंगे, उसमें ज्यादा एनालिसिस की जरूरत नहीं होती है, सीधा क्वेश्चन होता है, आपको रटना है। और अगर मान लीजिए किसी थ्योरी पे बात करें तो उसकी क्रिटिसिज्म भी होते हैं, तो विद नेम आपको क्रिटिसाइज करना है। ये हो गया आपका पेपर 1। पेपर 2 बड़ा डायनेमिक सा होता है, ठीक है, उसको जैसे मैं सोशियोलॉजी के लिए बोलूंगी, बिकॉज आई ओनली नो अबाउट दैट, दूसरे ऑप्शन के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम उसे सप्लीमेंट करते हैं। अच्छा, उसमें भी आप देखेंगे, मुझे लगता है ये और भी ऑप्शन में आता हो कि उसमें ना एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं, एप्लीकेशन पूछते हैं आपसे पेपर 2 में। तो आपके ऑप्शनल, जैसे मैं अपनी सोशियोलॉजी की बात करूं तो एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है, तो मैं जो भी न्यूज भी पढ़ती थी ना, मैं उसको, मेरे को ध्यान रहता था कि नहीं यार, ये मैं अपने ऑप्शनल में इसमें ऐसे लिख सकते हैं। जैसे पेट्रियार्की, आप देखेंगे इस बार भी पेट्रियार्की पे क्वेश्चन आया है ना, जीएस में। पेट्रियार्की एक ऐसा मुद्दा है हमारे देश में जिसकी वजह से मुझे लगता है कि सारी गड़बड़ी उसकी वजह से हो रही है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप पेट्रियार्की पे मान लीजिए किसी ने, फेमिनिस्ट ने कोई बात बोली है, तो आप उसे नोट करिए अभी से। तो ये आपके सोशियोलॉजी के लिए मैं बोल रही हूँ, ये आपके ऑप्शनल के लिए इंपॉर्टेंट जाएगा और आपके जीएस के लिए भी। आप देखेंगे, मतलब मैंने अभी जितने पेपर्स देखे, मैंने अभी पेपर 2 और जीएस पेपर 3 और 4 नहीं देखा क्योंकि वो आज ही था, बट मैंने जीएस 1 और जीएस 2 देखा। माय डियर फ्रेंड्स, वो बहुत ब्रॉड पूछ रहे हैं। मतलब वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने 1-1.5 साल से जो आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो आपने अपने अंदर इंटरलाइज किया है, किसी मुद्दे को लेकर आपका ओपिनियन क्या फॉर्म हुआ है, आप देखेंगे वैसा ही पूछा जा रहा है, बहुत ब्रॉड पूछा जा रहा है। तो आप अभी से उस एक्सरसाइज को अपने दिमाग में डालिए। सेक्युलरिज्म पे बात करते हैं। अच्छा देखिए, 2 तरीके की चीजें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सेक्युलरिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल उस पर क्वेश्चन आता है, हर साल आ रहा है, 1 साल गलती से स्किप हो गया होगा, हर साल आ रहा है। तो अब आप सोचिए उस टॉपिक पर जो हर साल आ रहा है, जो इस बार भी आएगा, उसके लिए भी आप किसी छोटे से 1-1.5 पेज की नोट की तलाश में, की वेट में बैठे हो।
कि भाई सेकुलरिज्म में क्वेश्चन आएगा तो मैं यहाँ से कुछ कॉपी पेस्ट करके लिख दूंगा, लिख दूंगी, नहीं ना। आप देखिए कोई ना कोई डिबेट होता रहता है, आप उसको अभी से नोट करने की कोशिश मतलब डाल लीजिए अपनी आदत। यही है जो आपको दूसरों से एज दिलाएगा, वरना सभी लोग वही पढ़ रहे हैं। जो आप पढ़ रहे हो, मैं भी वही पढ़ रही हूँ, दूसरे भी वही पढ़ रहे हैं। लेकिन एक एक नंबर, मेरे 1041 मार्क्स हैं फ्रेंड्स। 1041 में 10 रैंकर्स से 10 रैंकर्स, मेरी 156 रैंक थी। अगर मेरे 7 नंबर ज्यादा होते तो मैं अंडर 100 आ जाती। तो एक एक नंबर की फाइट है, एक एक नंबर की फाइट है। और ये एक एक नंबर ऐसे ही बटोरा जाएगा। जो आपने पढ़ा है, जो दूसरे ने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन आपका ध्यान तभी जाएगा जब आप न्यूज़पेपर उस नजरिए से पढ़ना स्टार्ट करोगे। अभी से आप आदत डालो, इसलिए आप बोल रही हूँ आप क्वेश्चंस को एनालाइज करते रहो बार बार प्री के मेंस के। ठीक है, ऑप्शनल की हम बात कर चुके हैं। तो पेपर 2 में भी क्योंकि वो एप्लीकेबल होता है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो आप रोजमर्रा में उसको एनकाउंटर करते रहते हो। जैसे सोशियोलॉजी में तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, पेट्रियार्की पे बात होती रहती है, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन पे बात होती रहती है। ठीक है, फिर हम जब मैंने लिखा था तो उसमें क्वेश्चन आया था पेट्रियार्की और अबॉर्शन इन इंडिया, उस पर बात करी थी। तो ऐसी चीजें, तो ये कोई मैं अलग से कोई मुझे कोई प्रिपेयर करके नहीं दे सकता है टॉपिक, ये तो मेरी समझ है। अच्छा, अगर आपके पास और अगर आपको अच्छा पढ़ने की आदत है तो आप मैं आपको सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज बता रही हूँ। आप गूगल पे टॉपिक कर दीजिए, लिख दीजिए वो, और न्यूज़ पे क्लिक कर दीजिए। अपने आप आपके पास 10 या 8 अच्छे अच्छे आर्टिकल्स खुल जाएंगे। तो आप द क्विंट पढ़ लीजिए, द वायर पढ़ लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस आ जाएगा, हिंदू आ जाएगा। फिर एक मुझे डाउन टू अर्थ बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है एनवायरमेंट का अगर आपको अच्छे से लिख के आना है, ऐसे भी और आंसर भी, आप तो 5-10 एडिशन बस डाउन टू अर्थ के पढ़ लीजिए। इतनी अच्छी बात करते हैं, इतनी अच्छी पत्रकारिता है। इट्स वेरी गुड जर्नल आप आदत डालें उस पढ़ने की। तो आप न्यूज़ से पढ़ लीजिए उस टॉपिक के बारे में और अपने नोट्स बनाइए, और वो आप आंसर में रिपीट करके आइए। ये है बस। लेकिन ये आपका कब होगा, ये स्किल आपकी कब डेवलप होगी, जब आपकी नीचे की 5 लेयर कंप्लीट होंगी। वरना आप बस पढ़ रहे हो एंड यू रियली डोंट नो हाउ एंड व्हेन टू रिप्रोड्यूस दैट। और ये सब कुछ एग्जाम से पहले विद इन 100 पेजेस कंप्रेस हो जाना चाहिए, फिर आप उसे करके आओगे। 15 जनवरी तक आप अपना ऑप्शनल कंप्लीट करके रखोगे। अपना जनवरी से लेके जून की पूरी करंट अफेयर्स कंप्लीट करके रखोगे। पिछले 5 साल के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से एनालाइज करके याद करके रखोगे। ठीक है, अब आप अक्टूबर से, अच्छा लेकिन अभी से मैं 2.5 महीने पहले प्रीलिम्स, मतलब प्रीलिम्स से जब 2.5 महीने से पहले से आपकी पूरी प्रिपरेशन सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप 6 या 7, अभी तो आपकी क्लासेस ओवर हो गई क्या यहाँ पर? अभी चल रही, कब तक चलेंगी? अच्छा, आप लोग अभी फ्रेश, आप लोगों ने अभी ज्वाइन किया ये, ओके। तो आपका मान लीजिए 6 घंटे की क्लासेस होंगी आपकी, 3 आवर्स की क्लास है, तो मुझे लगता है आपके पास काफी समय है। अगर ज्यादा क्लास, अच्छा ऑप्शनल की क्लास भी लेकिन स्टार्ट होगी आपकी, जो लोग ऑप्शनल की क्लास ज्वाइन करेंगे। मान लीजिए पूरे दिन में 6 घंटे आप क्लासेस में बिता रहे हैं, सब कुछ मिला के, तो अगले अगर आप जो 6 घंटे पढ़ेंगे ना, तो उसमें 2-2.5 घंटे आप प्रीलिम्स के लिए देखिए, 2-2.5 घंटे आप प्लीज अपना ऑप्शनल कंप्लीट करिए, उसकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करें, और अगले 2 जो घंटे आपके रहेंगे वो आप मेंस का जो भी आपको जो टॉपिक लग रहा है उसको आप क्वेश्चन पेपर से एनालाइज करके देखते। देखिए गांधी जी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पार लगा देंगे। गांधी जी आपको ऐसे में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं, मैंने इस बार भी देखा, जो 2 पार्ट आते हैं ऐसे में, पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए पूरा फिलोसॉफिकल आ रहा है। ठीक है, और मुझे लगता है कि वर्ल्ड बेस्ट फिलोसफर गांधी जी हैं, उन्हीं को आप देखिए, उनकी एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पढ़िए, उसमें से आप बहुत छोटे छोटे एनेक्डोट्स देखते हैं। तो जब आप एथिक्स पेपर में आप लिखते हैं, तो अगर आप वो चीज़ कोट करके आते हैं तो बहुत इफेक्टिव होता है। मान लीजिए कोई भी, व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर यू, ऐसे क्वेश्चन पूछें, अभी तो आया नहीं एथिक्स पेपर, देखते हैं अभी चल रहा है वो। तो इस तरीके की चीज़ों में आप गांधी जी के एक्सपेरिमेंट्स लिखिए। ठीक है, गांधी जी ने तो बात की, मैं आपको बोलूंगी कि आप एथिक्स के लिए एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पढ़िए, सबसे अच्छी, मुझे वो आपको बहुत सारा फेच करेगी वो। तो आप देख रहे हैं गांधी जी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ऐसे में भी हेल्प कर रहे हैं, आपको जीएस 1 में भी हेल्प कर रहे हैं, और आपको एथिक्स में भी हेल्प कर रहे हैं। तो अब आप ये डेवलप करिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाएगा, आप उसको कंप्लीट करके रखिए। आपका पहले से कंप्लीट होना चाहिए, ये मेन से पहले सिर्फ आपको रिवीजन करना है फिर। ठीक है, हाउ इज गांधी रेलेवेंट 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, आपको वर्बटिम याद होना चाहिए। मैं आपसे अभी पूछूं, आपको याद होना चाहिए कि मैं मैम ये लिख के आऊंगी, पॉइंट्स ये लिख के आऊंगी। तो ये टॉपिक जो ऑफ्ट रिपीटेड है आपके, अभी से आप उसको कंप्लीट करना शुरू करिए, मेंस के लिए मैं बोल रही हूँ आपको। ठीक है, इंटरनल आप देखेंगे जीएस पेपर 3 तो मुझे लगता है बिल्कुल सिलेबस से उठा उठा के पूछता है, जो सिलेबस में टॉपिक है वो सीधा पूछ लिया। इंटरनल सिक्योरिटी उसमें क्वेश्चन आएगा
कि हाउ इज नक्सलिज्म अ थ्रेट टू इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी एंड व्हाट आर द वेज टू टैकल इट, आता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफ्ट रिपीटेड है, आपका अभी से रेडी होना चाहिए। यू शुड नो नक्सलिज्म कहाँ से शुरू हुआ, यू शुड नो कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया नक्सलिज्म के लिए, अभी भी चैलेंजेस क्या है। आपको आंध्र प्रदेश ने अगर ग्रे हाउंड्स बनाई, आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अभी एक नई फोर्स बनाई है, आपको पता होना चाहिए। आपको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का रोल पता होना चाहिए, सीआईएसएफ का रोल पता होना चाहिए, आपको पता होना ही चाहिए चीजें, क्योंकि ये पूछा जाता है और ये स्टैटिक टॉपिक है। ये आप बाद के लिए मत छोड़िए, आप समझ रहे हैं, ये जो टॉपिक पूछे जाते हैं ये आप अभी से कंप्लीट करके रखिए, ठीक है। तो अनादर ये भी आपकी जो एक्सरसाइज रहेगी पूरी 15 जनवरी तक यही रहेगी। आप चाहें तो अक्टूबर से प्रीलिम्स के टेस्ट लगाना शुरू कर सकते हैं, जो एनसीईआरटी के सेक्शनल आते हैं वो आप स्टार्ट कर दीजिए। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और 31 मई को मान लीजिए पेपर है, तो 15 मार्च से फिर आप सब छोड़ दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सिर्फ 2-2.5 घंटा से न्यूज़पेपर पढ़िए, उसके बाद आपको बस टेस्ट सीरीज रिवाइज करनी है। जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। मैंने 2 टेस्ट सीरीज सॉल्व करी थी, 32 क्वेश्चंस होते हैं, 6400 क्वेश्चंस में करके गई थी। उसके बाद 1 साल की पूरी करंट अफेयर्स बार बार रिवाइज करे थे, ठीक है। उसके बाद जो चीजें आपको पता है कि जो करंट अफेयर्स में आती है वो चीजें और इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना वो। तो ऐसे बहुत 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 सारा रिवीजन आपको करते रहना है उन 2.5 महीनों में। उससे पहले आप अपना मैंने आपको मेंस की बात जो बोली है, ठीक है। अच्छा, फिर आप जब अगर करंट अफेयर्स करेंगे तो उसमें भी आप टॉपिक समझते जाएंगे क्या क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप पूरा अलाइन करेंगे अपनी। अब हम क्वेश्चन आंसर्स में करेंगे और फिर उसके थ्रू में अपनी और हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक बुक के बारे में पूछना है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में पूछना है, तो अब आप लोग बात करिए। नेसेसरी मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि वो खुद वो एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन वाई जब बना हुआ मिल रहा है तो। दूसरा आप देखेंगे कि उसमें क्या करते हैं, वो कमिटीज और कमीशन के नाम भी लिख देते हैं उस टॉपिक के साथ, जो आपको और अलग से, वरना आपको बैठ के एक्सरसाइज करनी पड़ेगी वो। नहीं, एक करंट अफेयर्स की बुकलेट तो मस्ट है इन ऑल केसेस। करंट अफेयर्स के लिए आपको ध्यान देना है न्यूज़पेपर आपका जो रहेगा, और जो आप उससे सीखेंगे समझेंगे, जो आप नोट्स बनाएंगे, एक वो उसको आप सेक्शन वाइज बनाएंगे, टॉपिक वाइज बनाएंगे, और आपकी करंट अफेयर्स की बुकलेट। ये तो करना ही है करंट अफेयर्स में। और मुझे तो ऐसा लगता है, कीपिंग इन माइंड द टाइप ऑफ पेपर, मुझे तो लगता है कि योजना मैगजीन भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि योजना का आप देखेंगे कि योजना का जो ओरिएंटेशन भी होता है और जो उनका कवरेज रहता है और जो टॉपिक का सिलेक्शन होता है, वो बिल्कुल मुझे लगता है मेंस के पेपर के जैसा ही होता है। उसका एक आर्टिकल बिल्कुल जैसा उसमें लिखा है ना, वैसे ही आपको लिख के आना होता है उसमें। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि आप एट द एंड ऑफ द डे पॉलिसी मेकर ही बनना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट में रह के पॉलिसी बनाएंगे, तो आपको अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करना ही है, पूछे या ना पूछे, कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है उस पर। मान लीजिए अग्रेरियन स्ट्रेस पे बात बोलिए, मान लीजिए उसमें से इतना सा क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया हैज बीन बर्निंग विद द प्रॉब्लम ऑफ अग्रेरियन डिस्ट्रेस फॉर अ डेकेड, डिस्कस, बस इतना लिखा और कुछ नहीं पूछा है। तो 30% ऑफ आप जो रहेगा उस पर तो अग्रेरियन स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। अनादर 30% में आप गवर्नमेंट की बात बोलेंगे ही, कि गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाटरशेड मैनेजमेंट प्लान, फिर प्रधानमंत्री ने मनरेगा में भी जो एसेट क्रिएशन है उसमें पॉइंट्स खोदने की बात बोलिए। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, क्योंकि यू विल बी द गवर्नमेंट। एग्जाम के बाद आप वही तो, यू विल बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ना, गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव जो आर्म होता है आप ही तो बनोगे। तो आपको लिख के आना ही है गवर्नमेंट की योजनाएं, 5-6 योजनाएं आपको हर टॉपिक पे ऑन द टिप ऑफ योर टंग पता होना चाहिए। अगर इंजीनियरिंग का कोई कंपोनेंट हो तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है तो, और मैंने तो फिर बहुत सारे स्टेट स्पेसिफिक भी बहुत अच्छी अच्छी, जैसे भागीरथी योजना है, मिशन भागीरथी जो है तेलंगाना गवर्नमेंट का है, मुझे पता है कि बहुत अच्छा है। उसके बाद आप पीएम किसान योजना है ना, ये अभी आई है अग्रेरियन डिस्ट्रेस के लिए। उसके बाद कालिया योजना जो उड़ीसा गवर्नमेंट की है, रटी होना चाहिए ये। और आपने अगर एग्रीकल्चर पे आपने देखा है क्वेश्चन, लिख के आना है आपको, पूछे या ना पूछें, क्योंकि उन्होंने डिस्कस बोला है, तो डिस्कस में आप ये चैलेंजेस बताओगे और फिर उसका भी तो बताओगे कि एफर्ट्स क्या रहा। और अनदर पार्ट जो आपका 30% जो रह गया, 33% जो आपका रह गया है आंसर, उसमें आप लिखोगे वे फॉरवर्ड, कि और क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ट्राई टू डेवलप एन आई फॉर दीज थिंग्स, और यही आपको मार्क्स फेच करेगी, ठीक है। अनदर आप पूछिए। बिल्कुल हाँ, अच्छी बात है, इन्होंने मुझे याद दिलाया। इकोनॉमिक सर्वे बिल्कुल सेक्टर वाइज पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे फॉर पेपर 3,
है ना, ये आप मानते हैं जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स में भी इंडियन इकोनॉमी। अच्छा, इकोनॉमिक्स जब आप इकोनॉमी पढ़ोगे ना तो इकोनॉमिक्स पे इतना कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक मुद्दों का जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो पता होना चाहिए। उसके बाद जो ट्रेंड्स हैं वो आप इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ोगे। इकोनॉमी आप लोग और जानना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है थोड़ा सा डाइसी पार्ट होता है, क्योंकि है ना उसमें थोड़ा टेक्निकल भी पार्ट होता है। आप पहले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी जो है, ठीक है, सबसे पहले आप वो कंप्लीट करो। उसके बाद आपको जो यहाँ का अगर मटेरियल आया इंडियन इकोनॉमी पे, एक बार उसे पढ़ लो पूरा, और छोड़ मतलब आपको पता चल जाए इकोनॉमी, ठीक है। फिर इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ो। आप सेक्टर वाइज पढ़ो, जैसे कि एग्रीकल्चर, मतलब प्राइमरी सेक्टर पे हम बात कर रहे हैं। मैं तो इकोनॉमी को सेक्टर वाइज ही देखती हूँ। मतलब अगर मैंने इकोनॉमी देखी है तो वो जो सेक्टर वाइज होती है कि प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला चैप्टर आ जाता है तो पोर्ट्स, रेलवेज। अब देखिए, सिलेबस भी ऐसा है, इकोनॉमिक सर्वे भी ऐसे ही आता है। तो बिल्कुल इकोनॉमिक सर्वे को आप वैसे ही पढ़िए। और आप अभी कोशिश करें, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे इफ यू कैन ले योर हैंड्स ऑन इकोनॉमिक सर्वे, तो आप उसको एक बार वो भी कर्सरी पढ़िए, तो आपको आदत पड़ेगी इकोनॉमी करने का। बेसिक में सिर्फ एनसीईआरटी की मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि उससे आपके वो कंप्लीट हो जाएंगे। और जो आपको कोचिंग का नोट्स मिला है, तो ये हो जाएगा आपका 35% ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड। और फिर उसके बाद न्यूज़पेपर का जो रेगुलर आर्टिकल आएंगे, इकोनॉमिक सर्वे जो आएगा, और बजट, फिर योजना पे भी इंडियन इकोनॉमी पे बात की जाती है। ऐसे लेयर बाय लेयर डेवलप होगा ये आपका अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। देखिए, मुझे जितना पता है एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, ये पता है कि एक तो बहुत स्कोरिंग है, और आजकल उसका जो कॉस्ट बेनिफिट है काफी बेहतरीन है, और छोटा सिलेबस है, कंसाइज सिलेबस है। सोशियोलॉजी से अच्छा, अगर आपको अच्छा लग रहा है सबसे पहले तो वो अच्छा है। देखिए, मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर आपको उसको पढ़ने में मजा आ रहा है एंथ्रोपोलॉजी, तो दैट कैन बी द बेस्ट ऑप्शनल, क्योंकि वो छोटा है, उसका अच्छा मटेरियल अवेलेबल है। और आजकल मैंने देखा है कि पीपल आर स्कोरिंग रियली वेल इन एंथ्रोपोलॉजी। लेकिन उस पर पकड़ आप तभी डेवलप कर पाएंगे व्हेन यू विल लाइक दैट सब्जेक्ट। इफ यू वुड नॉट, तो माय डियर फ्रेंड, कोई भी सब्जेक्ट आप कुछ फेच नहीं कर सकता। आप अच्छा, आप लोग सिलेबस देखा करो, आप खुद देखो, आप सिलेबस देखो ना, कुछ मतलब कुछ टॉपिक्स देखे वो लगता है अरे भाई ये क्या है, ये मैं नहीं कर सकती, तो बकवास है। तो अगर आपको ऐसा फील आ रहा है तो आप वो ऑप्शनली क्यों ले रहे हो? मैंने जब सोशियोलॉजी देखा था मुझे अच्छा लगा था, मैंने कहा चलो रिलीजन के बारे में पढ़ने को मिल रहा है, ट्राइब्स के बारे में पढ़ने को मिल रहा है, पेट्रियार्की। मतलब आई पर्सनली, मैं थोड़ा नहीं काफी बड़ी फेमिनिस्ट हूँ, तो उसमें क्योंकि बहुत सारा पार्ट रहता है ये सब रिलेटेड, वुमेन इश्यूज रिलेटेड, पेट्रियार्की, तो मुझे बड़ा मजा आता था पढ़ने में। तो आप ऐसा थोड़ा सा ये देखिए, यू हैव टू एक्चुअली लव द सब्जेक्ट। इकोनॉमिक सर्वे अगर आप इस साल का पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ लीजिए, डेटा वगैरह पे ध्यान मत दीजिए। लेकिन आप देखें कि उसमें अगर इन्फ्लेशन पे बात क्या क्या बोला है, गवर्नमेंट क्या क्या बोल रही है इन्फ्लेशन पे, आप देखेंगे उसमें बहुत सारे इंडेक्सेस होंगे। तो इंडेक्सेस आपके लिए प्रीलिम्स के लिए अभी से हो जाएंगे, कि जैसे WPI कौन रिलीज करता है, CPI CSO रिलीज करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में अभी से बहुत सारी चीजें जो आप बाद में प्रिपेयर करोगे ना, वो अभी से आपकी चीजें, कॉन्सेप्ट आप नोट करते जाओ, गूगल करते जाओ, सबसे अच्छा लगता है मुझे। CSI नहीं समझ में आ रहा ना, सॉरी CSO नहीं समझ में आ रहा, या फिर CPI नहीं समझ में आ रहा, CPI टाइप कर लो, व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अभी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसमें आ जाएगा CPI इज दिस, इट इज रिलीज बाय दिस, 2-3 साल का ट्रेंड भी बता देगा। अगर कोई आर्टिकल पढ़ लोगे, बस योर टॉपिक इज डन, कंप्लीट हो गया वो टॉपिक, होल सोल कंप्लीट हो गया। ट्रेंड भी देख लिया, कॉन्सेप्ट भी देख लिया, कौन रिलीज करता है, तो प्रीलिम्स के लिए पूरा कंप्लीट हो गया वो आपका। आप पढ़िए इकोनॉमिक सर्वे, आप लोग पढ़िए। मतलब मैं बिल्कुल आपको फ्रैंकली बोलना चाहूंगी, वो आपको इकोनॉमी में सबसे अच्छा कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा आपको इकोनॉमिक सर्वे से। एटलस, गूगल मैप्स, मतलब जो भी whatever place in the world you are encountering in your current affairs booklets or in newspaper, make it a habit to google it right there, right then, उसी वक्त आप कंप्लीट करो। मैं जब, अब तो मैं भूल गई हूँ बहुत सारी चीजें, पहले तो मैंने कॉन्टिनेंट वाइज भी कंट्रीज को देखा था, क्योंकि अगर मान लीजिए उसमें आगे पीछे की कंट्रीज पूछ लेते हैं, सराउंडेड बाय ये पूछ लेते हैं, कौन सी सी पास में, कौन सी सी दूर है, कौन सा ओशियन, कौन सा सराउंडेड है, सराउंडेड बाय ओशियन, सराउंडेड बाय कंट्रीज, गल्फ GCC पे आता है तो पूछ लेंगे कंट्रीज। एटलस आप एक खरीद लीजिए, लेकिन देखिए वो एटलस तो छोटा छोटा होता है, उसको आप देख कैसे पाते हैं? मतलब आप तो उसे आराम से गूगल मैप्स पे देखिए,
मुझे तो लगता है हमें इतना टेक्नोलॉजी का हेल्प है, तो क्या आप वो एटलस वो लोग यूज करते होंगे जिनके पास मोबाइल नहीं होता होगा? मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ हैबिट। मैं अभी भी बैठी रहती हूँ ना, अगर मान लीजिए मैं कोई न्यूज आर्टिकल पढ़ रही हूँ, जैसे मान लीजिए माल्टा पे बात आ रही है, माल्टा पे बात आ रही है, तो मैं उसको उसी वक्त मैप्स पे देखती हूँ। मतलब ये मेरी आदत होगी, आदत में शुमार हो गया है माल्टा। अच्छा, माल्टा के पास में कोई ओशियन होगा, मैं देख लूंगी। माल्टा में कोई गूगल मैप्स पे कोई मोटी रिवर जाती है तो वो अलग से दिख जाती है ब्लू कलर की, तो मुझे तो लगता है यार वो रिवर ही पूछ सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी तो कुछ भी पूछ सकता है। तो वो रिवर भी आपके दिमाग में रखिए, हो सकता है वो पूछ लें। तो ऐसी छोटी छोटी जो प्रोमिनेंट चीजें हैं उस जगह के बारे में, द प्लेसेस इन न्यूज, आप ध्यान रखेंगे। आप एटलस भी पढ़ेंगे तो बस उन्हीं चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, द प्लेसेस विच हैव बीन इन न्यूज। आजकल नहीं पूछते हैं वो, जैसे मैं देखती थी कि पहले वो डेजर्ट्स लिख देते थे, 4 डेजर्ट इस तरह, उसको कहाँ कहाँ कौन से कॉन्टिनेंट में, हमने देखा है। अब वो पूछते ही नहीं है वैसा, तो उस पर क्या अपनी एक्सरसाइज बर्बाद करना। एक एटलस आप कोई सी भी रख लीजिए, मैंने आज तक कोई एटलस रेफर नहीं करी है, ठीक है, मेरे पास समय ही नहीं था बेसिकली। मैं लेकिन हर चीज गूगल मैप पे, मतलब आई यूज्ड टू लाइक, और मैं उसको पिन भी कर देती थी, तो आप ऐसी आदत डालिए। मैप बनाना आप सबको आना चाहिए। इंडिया का मैप विद इन 10 सेकेंड्स फटाफट, वर्ल्ड का मैप भी बनाना आना चाहिए। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा है, कोई भी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पे बात बोली है, आपको मैप बनाना आना चाहिए विद इन 10 सेकेंड्स, क्योंकि इससे ज्यादा समय आपके पास होता ही नहीं है मेंस में। इंडिया का मैप फटाफट। प्लेसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर यमन पे, अगर यमन 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 हम सुनते रहते हैं, ह्यूमन राइट्स क्राइसिस की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन ने उसको ये वर्ष ह्यूमन राइट्स क्राइसिस वाली बात, मतलब उसको प्लेस बताया, कॉन्फ्लिक्ट बताया। यमन का मैप बनाना आना चाहिए, सराउंडिंग कंट्रीज पता होना चाहिए। यमन की जो फेमस सिटीज है वो पता होना चाहिए, वो पूछ सकते हैं, पूछ लेते हैं इस तरीके से। और आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आप एनकाउंटर करेंगे, मुझे लगता है बाद में आपकी डेवलप हो जाएगी हैबिट, लेकिन आप अभी से करिए क्योंकि यू हैव टाइम। मैं आपसे 1 to 1 बात करूंगी क्योंकि फिर काफी लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं होगा, ठीक है? हाँ, आप बनाइए, न्यूज़पेपर के नोट बनाइए। नहीं नहीं, साइकोलॉजी के लिए तो मुझे, लेकिन साइकोलॉजी थोड़ा टेक्निकल होता है जितना मैंने सुना है। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। हाँ बिल्कुल लीजिए। अगर आप इंजीनियर हैं क्या? क्योंकि सब इंजीनियर ही होते हैं। तो आप क्या, आपका क्या रहा है, बैचलर्स? अच्छा, हाँ तो आप लीजिए। अच्छा, आप साइंस पढ़ के आए हो, तो फिर मुझे लगता है साइकोलॉजी थोड़ा अलाइन भी हो जाएगा, उसमें जो कॉन्सेप्ट रहते हैं। फिर भी अगर आप इफ यू हैव नॉट मेड अप योर माइंड फॉर ऑप्शनल, तो मैंने आपको जो बताया उस तरीके से आप देखिए। जैसे क्या होता है, 2-3 ऑप्शन आपको अच्छे लग सकते हैं, है ना, कि यार ये भी डुएबल है, ये भी डुएबल है, ये भी डुएबल है। फिर आप देखिए कि वो छोटा है कि बड़ा है। अगर छोटे में काम चल रहा है तो क्यों बड़ा ले रहे हैं आप? मतलब वाई आर यू हैरेसिंग योर सेल्फ, वाई आर यू टॉर्चरिंग योर सेल्फ? छोटा ले लीजिए, ठीक है, उसका छोटा देखिए। क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए आप, सबसे पहले पिछले साल के क्वेश्चन देखिए आप, कि आपको, मतलब मुझे तो ऐसा गट फीलिंग आता है उस, देखिए आप जब बिगिन करते हैं ना इस पूरी तैयारी की, उस इंट्यूशन के साथ ही करते हैं, तो उस इंट्यूटिव जो गट फीलिंग है उसी से मैंने भी ऑप्शनल वैसे ही चूज किया था, बिकॉज आई लाइक्ड इट। फिर धीरे धीरे जब आप बढ़ते हो, प्रोग्रेस करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आपको और बेहतर पता चलता है। अगर इफ यू हैव नॉट मेड अप योर माइंड फॉर साइकोलॉजी, तो आपके दिमाग में और भी जो 2-3 ऑप्शन है, आप उसका सिलेबस देखो, उसके प्रकार के क्वेश्चन पेपर्स देखो, पेपर 1, पेपर 2। अगर आपको ऐसा लगता है कि 10% भी आपको लगता है कि नहीं यार मैं कर दूंगी यार, ठीक है ये, तो गो फॉर इट, दैट्स इट। और देखिए, मैंने तो बहुत हॉरिफाइंग सिचुएशन में दिया था पेपर, मुझे लगता है वीकली तो करना ही चाहिए आपको। अच्छा, लेकिन रिवीजन आपका तभी अच्छे से होगा जब आप नोट टेकिंग ढंग से करोगे। गलत सलत अनऑर्गेनाइज नोट्स बनाओगे जिसको पढ़ने में आपको सिरदर्द हो जाएगा, तो आपको रिवीजन भी में मजा नहीं आएगा। आप पहले नोट स्ट्रक्चर करिए, वीकली रिवीजन करिए, वीकली रिवीजन इज अ मस्ट। और नोट टेकिंग के लिए एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनसीईआरटी में भी कोई नोट अलग से लेने की जरूरत नहीं, बस अंडरलाइन करते जाइए। और विथ ईच, अच्छा रिवीजन के लिए आपको बताऊं, विथ ईच सक्सेसिव रिवीजन आपका जो रिवीजन का पोर्शन होना चाहिए वो कम होते जाना चाहिए। मतलब आपको समझ में आना चाहिए यार ये तो, जैसे मान लीजिए मैं, मेरे पे पॉवर्टी पे कोई बात बोले, मेरे को क्वेश्चन लिखने को आएगा पॉवर्टी का, तो उस पॉवर्टी के क्वेश्चन में जो 80% जो चीजें हैं ना, वो तो मैंने इतने समय से मुझे मालूम ही है, तो उसमें जो मैं नया लिखूंगी ना 20%, वो उस नोट्स में से लिखूंगी।
बाकी तो मेरे दिमाग में इंटरलाइज हो गया है। जैसे मुझे पता है कि पॉवर्टी का एस्टिमेट किया जा सकता, कैसे किया जाता है, तेंदुलकर कमेटी बनी थी, उनने क्या बात बोली थी, रंगराजन कमेटी बनी थी, उनने क्या बात बोली थी, फिर पॉवर्टी एस्टिमेशन हमारे इंडिया में खराब क्यों है। अब जो मैं नया लिखूंगी वो क्या लिखूंगी, जो मैंने पिछले एक साल में, मान लीजिए ऑक्सफोर्ड ने या वर्ल्ड बैंक ने कोई नई बात कही होगी पॉवर्टी के ऊपर, या जैसे मान लीजिए वर्ल्ड बैंक के ऊपर कोई, अगर वर्ल्ड बैंक अपना चैप्टर देती है तो कभी कभी इंडिया पे डेडिकेटेड चैप्टर भी दे देती है, क्योंकि इंडिया में अलार्मिंग सिचुएशन है पॉवर्टी की, तो वो बस मैं एक्स्ट्रा 20% लिखूंगी उसमें से। बाकी आपका प्रिपरेशन कैसे रहेगा, आपकी बेसिक बुक्स में से रहेगा, और आप जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे उसमें से रहेगा, और वो 20% आपका 1-1.5 साल का जो आप पढ़ोगे वो नया 3 पॉइंट जाएंगे, 2 या 3 पॉइंट नए जाएंगे, बाकी तो आपका सब उससे ही रहेगा। वीकली रिवीजन रखिए आप लोग। रिवीजन में मैं आपसे भी बोलूंगी, जो क्योंकि मैंने भी वैसे ही किया, आप 1 या 2 लोगों का एक बहुत सिंसियर अच्छा ग्रुप बनाएं, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहें। मुझे तो ऐसा लगता है वो बड़ा लाइफ सेविंग होता है, बिकॉज रह रहे के देखिए नेगेटिविटी आती है ना, रह रहे के मतलब मुझे तो ऐसा हर दूसरे दिन लगता था कि आई एम नॉट गुड इनफ, कैसे होगा, इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, इतने अच्छे अच्छे लोग बैठते हैं साथ में, और ऐसा प्रोफाइल को लेके भी इनसिक्योरिटी होती रहती है, मुझे बड़ी होती थी। तो मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स थे वो बोलते रहते थे अरे नहीं नहीं होगा होगा करते चलो। तो क्या होता है, ऐसा एक अच्छा मोटिवेटिंग ग्रुप रहता है तो आपका थोड़ा सा नेगेटिविटी कम हो जाती है, साथ में डिस्कस करते हो। रिवीजन करिए, 2-3 लोगों का ग्रुप बनाइए। करंट अफेयर्स तो बिल्कुल ऐसी बढ़िया ऐसे डिस्कस करा करिए, तीनों के हाथ में बुकलेट्स होना चाहिए। मान लीजिए आपने सितंबर की तो आई नहीं होगी, अगस्त की उठा ली आपने, टॉपिक बाय टॉपिक एक दूसरे को पढ़ते जाइए, जो आपको लगे इंपॉर्टेंट गोला मार लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए, ऐसे डिस्कस करते हुए करिए पूरा रिवीजन। हाँ बोलिए। मॉडर्न एनसीईआरटीज आई थिंक उसको और उन्होंने थोड़ा इवॉल्व तरीके से बनाया है। आप देखते हैं उसमें सबऑल्टर्न व्यू है, किंग से आगे बढ़ गए हैं। हिस्ट्री के लिए मैं बात करूं, मेरे लिए मुझे लगता है सिलेबस के लिए तो आप ओल्ड एनसीईआरटीज के लिए स्टिक करिए, क्योंकि वैसे भी एनसीईआरटी से आपको मैंने आपको बता दी कितनी हेल्प मिल रही है, 30%, 25% ही हेल्प मिल रही है। बाकी आपके करंट अफेयर्स, रेफरेंस बुक्स और न्यूज़पेपर, तो लेयर तो आपके ऊपर भी जाना है। तो आप तो ओल्ड एनसीईआरटीज को स्टिक करें, आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा उससे। हाँ, सबसे पहला काम आप एक बार पूरा, जिसे बोलते हैं ना, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द सिलेबस देख लीजिए। तो एनसीईआरटी मान लीजिए आप एनसीईआरटी उठा रहे हैं जो पुरानी वाली है, एंशिएंट हिस्ट्री की सतीश चंद्र क्या आर एस शर्मा, उठाइए और पूरा एक बार कंप्लीट कर लीजिए उसे। एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो आपको दिखते हुए क्वेश्चन लेंगे, कुछ भी नया नहीं लगेगा। आपको लगेगा नहीं ये तो मैंने पढ़ा था, अरे विजयनगर एम्पायर वाले में तो पढ़ा है, तो मैंने टच करा है, तो वो। अच्छा, मेडिवल में आप बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है, ओकेश था है वो। फिर आप एम्फेसाइज करेंगे अपना मॉडर्न इंडिया पे, फ्रीडम स्ट्रगल पे, प्रीलिम्स के लिए। फिर प्रीलिम्स में आप देखोगे कि फिर वो फ्रीडम पोस्ट इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस फिर से नॉन इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्ल्ड हिस्ट्री नॉन इंपॉर्टेंट हो जाती है, फिर उसको साइड में हटाइए। ठीक है, ज्योग्राफी में आप कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, नेशनल पार्क्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पे ध्यान दीजिए। तो आप खुद देखिए, अपने आप आपको समझने लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा ही नहीं जा सकता है। उसी तरीके से आप ध्यान दीजिए। कौन से? हाँ, देखिए इसके लिए ना आप, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखिए कोई ऐसी बुक नहीं जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। कि मैं आपको चाहती हूँ कि आप इस नोशन से ही हट जाइए आगे। बिल्कुल, कोचिंग का भी जो आपका मटेरियल होगा वो आपको एक बेस बना के देगा, आपको इंट्रोड्यूस करेगा इस टॉपिक से। इसके लिए इंटरनल सिक्योरिटी की मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपको बताया ना, आप एक काम करिए, नक्सलिज्म प्रॉब्लम इन इंडिया लिख दीजिए और न्यूज पे चले जाइए। एक आईडी ऐसे करके वेबसाइट है, उसमें सारे इंडिया का जो भी स्ट्रेटेजिक, जो भी हमारी इंपॉर्टेंस की प्लेसेस है ना, या जिससे हमें थ्रेट हो रहा है इंटरनल या एक्सटर्नल, उसमें है वो कवर्ड। आप जो स्पेसिफिक चीज पूछ रहे हो ना, वो किसी न्यूज़पेपर के किसी टॉपिक में होगा। जैसे इंटरनेशनल के लिए मुझे लगता है अल जजीरा मुझे सबसे अच्छा सोर्स लगता है। तो अल जजीरा पे जो भी मान लीजिए उन्होंने इंडो अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की बात बोली है, तो मैं किसी बुक में सर्च ही नहीं करती हूँ, मैं तो सीधे वो वीडियो खोलती हूँ अल जजीरा का, उससे सीख जाती हूँ ना। मुझे तो इंडिया अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ही समझना है ना, या अफगानिस्तान रशिया की कॉन्फ्लिक्ट आपको समझना है कि जब इन्वेजन हुआ था, रशिया ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को, मान लीजिए आपको बेहतर तरीके से समझना है, तो आप बुक में ही क्यों ढूंढ रहे हैं वो चीज। अब तो मुझे लगता है अब तो बिलियन बिलियन वेज है जिससे आप उस चीज को समझ सकते हो। तो अच्छा, आरएसटीवी की बिग पिक्चर, इसको भी आप देखने की आदत डालें, मुझे बहुत अमेजिंग लगता है वो, बहुत बैलेंस रहता है उनका डिबेट, उसकी आप आदत डाल लीजिए। राज्यसभा टीवी में इंडिया एंड द वर्ल्ड आती है, आप उसको देखिए। इंडियन इकोनॉमी पे चर्चा करते हैं वो,
आप उसको देखिए। मैं चाहूंगी आप थोड़ा बुक्स से बियॉन्ड देखना शुरू कर दें। Books is one of the ways to get information, but I think in our times we have n number of ways to get that thing. IDSA की वेबसाइट, देखिए एक तो जब आप मान लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, मान लीजिए अभी तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अर्जुन देव की बुक है, मैंने वही करी थी, उसके अच्छे से नोट्स बनाए थे। वो आप जो बात पूछ रहे हो इंटरनेशनल अफेयर, सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर से आपको सब कंप्लीट हो जाएगा, आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? अदरवाइज तो आपको ऐसा लगेगा एवरीथिंग अंडर द सन इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट। आप खुद देखेंगे कि बार बार किसी तरीके के टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। अच्छा मान लीजिए मैंने बात करी आपसे कि आपको पता होना चाहिए कि रशिया इन्वेडेड अफगानिस्तान, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन क्या वो क्वेश्चन आएगा? वो क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है। आपको पता सब होना चाहिए, लेकिन एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको फिर क्वेश्चन पेपर से एनालाइज करके, करंट अफेयर्स एनालाइज करके आपको अपनी बुद्धि डेवलप करनी है। तो पता मुझे भी है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जब आप क्रोनोलॉजी में कवर करते हो, मान लो मॉडर्न गेम, मुझे लगता है रिसेंट हिस्ट्री आ गई है ना, कोल्ड वॉर के बाद जितनी भी वर्ल्ड हिस्ट्री है वो रिसेंट हिस्ट्री है। और अगर आप अच्छे से वो पढ़ोगे तो आपको इंटरनल अफेयर्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी समझ में आएंगे, क्योंकि इनका जो रूट है वो हिस्टोरिकल है। अगर आप इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पढ़ रहे हो, मान लो ये आ भी सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है और इंडिया का इसमें क्या रोल है, क्योंकि इंडिया का हम देखते हैं कि हम ईरान की तरफ हम पूरी तरह झुके हुए हैं। और क्यों झुके हुए हैं? क्योंकि हमें उससे बेनिफिट हो रहा है, सब कुछ बेनिफिट के लिए करते हो आप। लेकिन आपको समझ में कब आएगा? तब आप पूरा उसको क्रोनोलॉजी में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे यूके जो था उसने आर्टिफिशियली क्रिएट किया था उस वक्त प्रॉब्लम, ठीक है। उससे पहले आपको एंटीसेमिटिज्म पता होना चाहिए, द डिमांड फॉर जूइश होमलैंड पता होना चाहिए। तो आप एक क्रोनोलॉजी में पढ़ो, मालूम आपको सब होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एग्जाम में ये पूछा जाएगा, तो एक्सट्रैक्ट करके आपको वो लिख के आना है। लेकिन समझने के लिए आपको पूरी स्टोरी मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का बेस ही नहीं पता है तो फिर पता नहीं मैं कैसे समझ पाऊंगी उस मुद्दे को, कैसे रिटेन कर पाऊंगी। रिटेन भी तो करना है ना, तो इस तरीके से। हाँ मैं आप लोगों को अपना ईमेल आईडी दूंगी। एक सेकेंड, हाँ आप पूछिए। मेंस के लिए कि प्रीलिम्स के लिए? दोनों के लिए। वही कि पूछा कैसे जा रहा है, आप उसे खुद भी सॉल्व करके देखें कि आपका स्ट्राइक रेशियो कितना आ रहा है। करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हटा दीजिए, बहुत सारी चीजें तो वैसे भी पूछी जाती है स्टैटिक, तो आप समझिए कि उसको भी अपना मॉक टेस्ट ही मान लीजिए, अपना मॉक पेपर ही आपके लिए पिछले साल के 5-6 साल के पेपर भी यही एनालाइज करती थी मैं। और स्ट्राइक रेशियो मैंने आपको बताया, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है कि आपका कितना सही है, आपका कितना गलत है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है। जैसे मैंने रियलाइज किया कि लक्ष्मीकांत, अच्छा आप लोगों को आश्चर्य होगा कि मेरे लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस गलत ही होते थे, ताकि मैं इतने अच्छे से पढ़ के जाती थी उसको, एक एक आर्टिकल और ये वो, लेकिन वो गलत होते। तो मैं समझ गई कि मैं, अगर मुझे नहीं पता है तो मैं इसमें वाइल्ड गेस नहीं मारूंगी, क्योंकि मेरा गलत होगा। तो मैंने एनालाइज कर लिया अपने बारे में, जबकि कहने को तो बड़ा स्टैटिक टॉपिक है, ऑफ्ट रिपीटेड टॉपिक है, बट मैंने रियलाइज किया ये मेरी वीकनेस है। मैंने रियलाइज किया करंट अफेयर्स मेरे हमेशा सही हो जाते हैं, इंट्यूशन से भी सही हो जाते हैं। तो ये सब आपको एनालाइज करना है, अपने बारे में एनालाइज करना है, और क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहा है एनालाइज करना है। बट माय डियर फ्रेंड्स, प्रीलिम्स के लिए मैं आपको फिर से याद दिला दूं, प्रीलिम्स इज द मोस्ट डाइसी पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। मेंस में अगर आप, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप वैसे करके जाओगे, 3 रिवीजन करके जाओगे, मैं नहीं मान सकती कि आपको कोई भी रोकेगा इंटरव्यू कॉल के लिए, मैं मान ही नहीं सकती हूँ, अगर आपने शिद्दत से तैयारी करी है तो। लेकिन प्रीलिम्स से कई बार बहुत मेहनत के बाद भी, बहुत सारा पढ़ने के बाद भी आप रह जाते हो। वो एक, क्योंकि आप अपनी वीकनेस नहीं बात कर पा रहे हो पता, आप अपने इंटेलिजेंट गैसिंग डेवलप नहीं कर पाए हो, तो ये सब चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो 1.5 साल के करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे, सारी एनसीईआरटीज आप करोगे प्रीलिम्स के लिए। अक्टूबर से अभी टेस्ट सीरीज लगा के टेस्ट लगाना शुरू कर दोगे, रोज का 1-1.5 घंटा, एक टेस्ट लगाओ रोज का। कितना टाइम लेता है टेस्ट? 1-1.5 घंटा टेस्ट लेता है, 1-1.5 घंटा एनालिसिस करता है, और वीकली अपना रिवीजन रखो बस। अच्छा एक मतलब मुझे ऐसा लगता है, अगर हम थोड़ा सा मोटिवेशन की बात करें कि मैं मोटिवेटेड कैसे रहूं, तो मुझे लगता है उसके लिए बस एक ही तरीका है, यू शुड हैव एन इम्पेकेबल डेली स्केड्यूल। सुबह से आपका ना फिक्स्ड होना चाहिए
मैं सुबह इतने बजे उठना है, फिर मुझे न्यूज़पेपर 1-1.5 घंटे करना है, फिर मुझे 1-2 घंटे एक टेस्ट उठाना है। मुझे लगता है एक टेस्ट उठाओगे 1.5-2 घंटा आपका, 3 घंटा उसमें लग जाएगा। आप तो अभी आपका अभी मन करे, आप तो कोई भी 2013 का उठा लीजिए, क्वेश्चन पेपर उठाइए, सॉल्व करिए बैठ के, देखिए आप कितना समझ पा रहे हैं, आपके अंदर डेवलप क्या हो रहा है। देखिए पढ़ने के साथ साथ इस एग्जाम के लिए मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊं, हाउ आर यू ग्रोइंग एज अ पर्सन। मैं आज से 1.5-2 साल पहले मेरे मुद्दे पे जो मेरा जो वक्तव्य होता था, मेरी जो बात होती थी, वो एकदम डिफरेंट होती थी। अब 2-3 साल में मैं बिल्कुल अलग तरीके से देखती हूँ। तो मुझे लगता है वैसे पर्सपेक्टिव और लेंस डेवलप करना है आपको, तो वो अगर आपने डेवलप कर लिया ना, फिर आप ऑटो पायलट मोड पे आ जाओगे। फिर आपको बार बार दिमाग को पूछना नहीं पड़ेगा, आप कंफ्यूज नहीं रहोगे चीजों को लेके। तो अगले 1-2 महीने में आप वही करो, अपने आप को एग्जाम के लिए ग्रो करो। और उसके लिए क्वेश्चन पेपर्स, सिलेबस, रट्टा मारना सिलेबस का, मॉक्स लगाना, मॉक्स के जो आंसर से उसको एनालाइज करना, डिस्कस करना, रिवीजन करना, जिससे वो चीजें स्टिक करें। जब वो चीजें आपको याद रहेंगी तभी जो आगे आएगा आप उसको कोरिलेट कर पाओगे, वरना आगे की एक्सरसाइज भी फ्यूटाइल लगेगी, क्योंकि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप कंफ्यूज ही रहोगे। तो आप ऑब्वियसली डीमोटिवेटेड रहोगे, यू वुड नॉट फील ग्रेट अबाउट योर सेल्फ। देखिए सब कुछ, मुझे तो लगता है सब कुछ इन टैंडम वर्क करता है। आप जब अच्छे से आपका किसी टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ लेते हो, मान लीजिए आपने कोई टॉपिक उठाया और आपने देखा कि पिछले साल में जो भी क्वेश्चन पूछा गया इसमें 2013 से 2018 में, वो मुझसे सारे बन रहे हैं, ऑब्वियसली यू विल फील ग्रेट अबाउट योर सेल्फ। आपका एक पॉजिटिव फीडबैक आएगा, तो आप मोटिवेटेड रहोगे, मतलब एकदम ऑन द पॉइंट रहोगे। आप बिल्कुल ऐसा ही करिए, अपना डेली स्केड्यूल फिक्स रखिए। जैसे मेरा आपको बताती हूँ, मेंस के लिए बता सकती हूँ, प्रीलिम्स में तो मेरा क्योंकि साथ में वो चलता था ट्रेनिंग। मेंस के लिए सुबह उठना है, 1 घंटे में फटाफट न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर आई एंजॉय ऑल्सो, क्योंकि मुझे लगता है ये इतनी मंडेन सी प्रोसेस होती है, उसमें कुछ नया रहता है, इंटरेस्टिंग रहता है वो। उसके बाद में अपना सबसे पहले, क्योंकि मुझे अच्छा, मैं समझती थी कि मेरे को सुबह ही मैं प्रोडक्टिव रहती हूँ, शाम को मेरा मन भटकने लगता है इधर उधर, और ऑल द नेगेटिविटी इन द वर्ल्ड भी आने लगती है। आई एम नॉट गुड इनफ, और छोड़ो क्या आगे हो, क्यों जी रहे हो, क्या चल रहा है ठीक है। तो मैंने रियलाइज किया कि शाम तो मैं एकदम आई गो हे वायर। तो सुबह न्यूज़पेपर, उसके बाद अपना 2 घंटा करंट अफेयर्स को देना है। रिवीजन बहुत किया है मैंने, बहुत रिवीजन। 2 घंटा करंट अफेयर्स, 2 घंटा ऑप्शनल। फिर मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक उठाया कि आज मुझे नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया याद करना है, ठीक है, वो नेशनल पार्क्स। तो ऐसे एक एक 2-2 घंटे के टॉपिक में ऐसे करके मैं 6-7 घंटे अपना रोज का पढ़ लेती थी। और फिर शाम को, क्योंकि मुझे, आप एक अपनी कोई भी हॉबी रखिए, जो भी आपको खेलना पसंद है, आप 1-1.5 घंटे खेल लीजिए। मुझे मूवीज देखने का शौक है, मैंने तो मतलब मूवीज इतनी मूवीज देखी हैं इस पूरे एग्जाम के दौरान, जो मुझे लगता है इससे पहले कभी नहीं देखी है। और मैंने अपना इंटरव्यू में भी यही बोल के आई थी कि मुझे मूवीज देखने का शौक है। तो फिर मैम ने, मेरा सुजाता मेहता मैडम का बोर्ड था, आई स्कोर्ड 190 इन इंटरव्यू, अच्छा स्कोर होता है वो। तो मतलब मैंने हॉबी, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं हॉबी क्या रखूं, यार ये कैसे पूछ सकते हो, हॉबी तो आपकी ही होना चाहिए, समथिंग यू रियली एंजॉय। तो मैं मूवी देखने का एंजॉय करती थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, तो मैंने शॉशैंक रिडेम्पशन बोला। फिर उस पर बात चली, कैपिटल पनिशमेंट पे बात चल गई, क्योंकि अच्छा मैं ऑलरेडी डेप्यूटी एसपी थी, मैं ऑलरेडी पुलिस ऑफिसर थी, तो उन्होंने प्रिजन रिफॉर्म से बात करी। तो यू नेवर नो वो किस बात से किस बात पे चले जाओगे। तो हॉबी भी मैं चाहूंगी आप एक हॉबी अपनी रखिए फ्रेंड्स, वरना आपके लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। अपनी एक ऐसी चीज करिए, जब आप अच्छे दिन, अपने दिन को बहुत अच्छा टाइट पैक रखिए, 6-7 घंटे दिल लगा के पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए। वीकली जब आप आपस में डिस्कस करें, आप कोशिश करें, आप देखिए कि आपको कितना याद रह रहा है। अगर आपको याद रहेगा, दोस्तों डिस्कस कर पाएंगे, यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ। फिर आपका मन करे, आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा लो प्रीलिम्स के, देखो यार मैंने इन्फ्लेशन टॉपिक किया, मैं देखती हूँ मुझसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको अपने आप अच्छा लगने लगेगा जब आप बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ोगे। तो यू विल नॉट बी लॉस्ट इन वो जो बोलते हैं ना, जो क्लाउड डस्ट बन जाता है, उस नेबुला में आपको खोए नहीं रहना। यू शुड नो, ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, ये आ रहा है, ये याद है, ये डिस्कस कर रही हूँ, ऐसे। तो अपना डेली स्केड्यूल रखिए, शाम को अपनी एक हॉबी रखिए, और वो हॉबी भी फिर शिद्दत से करिए आप। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में, पता है, दे कैन सी, अच्छा ये तो आप भी जानते हो कि, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ऑनेस्टी की तो मतलब बात ही अलग होती है। और वो जो हमारे सामने जो बोर्ड मेंबर्स ही बैठते हैं ना, माय डियर फ्रेंड्स, हम जिस नौकरी के लिए तरस रहे हैं ना, वो उस नौकरी को कर चुके हैं। वो इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर थी, डिप्लोमेट थी, 30 इयर्स का उनका ग्लोरियस करियर रहा है। उसके बाद में उनको क्या बेवकूफ बनाऊंगी मैंने, क्यों, मैं उल्लू बना ही नहीं सकती हूँ मैं उन्हें। मैं बिलीव ही नहीं करती हूँ आप ऐसा किसी को भी, इतने समझदार और इतने एक्सपीरियंस इंसान को, इतने वाइज लोगों को आप नहीं बेवकूफ बना सकते हो। तो आप खुद को भी बेवकूफ मत बनाओ। आपको, जैसे मुझे मूवीज देखना, मैंने वही लिखी थी,
जबकि आप सोचिए, मैंने मैंने तो सुना है कि यहाँ पे इस चीज की भी ओरिएंटेशन क्लास होती है कि हाउ टू चूज अ हॉबी। भाई मतलब आई एम टेकन अ बैक। तो ये भी लोग सिखाते हैं आपको। मैं आपसे बोलूंगी नहीं, ऐसा मत करिए। आपको जो भी पसंद है आप शिद्दत से उसे करिए, और आप इतना अच्छे से करिए, फिर आपको मुझे लगता है उस वक्त भी आप बिल्कुल ऑनेस्टली उस पर बात कर सकते हो। तो अगर आपको अगर अभी भी आपको मान लीजिए खेलना भी पसंद है, तो आप कोशिश करो 1-1.5 घंटा खेलो उसको। और मैं उनने मुझसे पूछा भी था कि आप मूवीज के लिए टाइम निकाल पाती थी कि जब आप प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने बोला कि मैम एक वही चीज थी जो मुझे मतलब बनाए रखती थी प्रोसेस में। तो शी रियली अप्रिशिएटेड द ऑनेस्टी। मैं कोई ओवर ब्लोन चीजें नहीं बोल रही क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है इसके अलावा एग्जाम के दौरान। तो जस्ट बी दैट। और माय डियर फ्रेंड्स, मतलब ऑन अ वेरी पर्सनल नोट मैं आपको बोलना चाहूंगी इस पूरी एग्जाम के लिए भी, आप प्लीज इस एग्जाम को फॉर द राइट रीजन ही प्रिपेयर करें। अगर आप इस कमरे में इसलिए बैठे हैं कि आपके मॉम डैड ने आपको बोला एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए, आपको किसी फ्रेंड को दिखाना है, नीली बत्ती, लाल बत्ती, बड़ा बंगलो, गाड़ी, नहीं, दीज आर टू लिटिल अ रीजन। मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं इससे पहले भी नौकरी में रही हूँ, अब भी हूँ। व्हेन आई गेट अप ईच डे, देखिए एक तो रिजल्ट आता है उस दिन तो बड़ा अच्छा लगता है, उस दिन तो नींद भी नहीं आती है, 1 महीने तक भी वो रहता है थोड़ा बहुत, और छोटे शहर में तो सेलिब्रिटी बन जाते हो वगैरह वगैरह। 1 महीने के बाद एवरीथिंग गोज अवे। तो दीज आर टू लिटिल रीजन। गाड़ी बंगला, इतना हेक्टिक काम रहता है कि आपको ध्यान भी नहीं रहता है गाड़ी बंगले के बारे में। आपकी फैमिली एंजॉय करती है, आपको ध्यान नहीं रहता है। आप भी इसमें मत ध्यान दीजिए, आप बिल्कुल राइट रीजंस के लिए करिए। और एग्जाम से जब भी आपको घबराहट होना, आप बस ये देखिए कि दिस एग्जाम इज द मीडियम टू रीच दैट हायर पर्पस। That would be the only thing that will keep you motivated, not just during the preparation but post that। नौकरी में भी आप देखेंगे, वरना आप नौकरी में बहुत जल्दी डिसइल्यूजन हो जाएंगे। मैं आपको सच बता रही हूँ, मतलब आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स ऑफ द केस। आपको नौकरी में डिसइल्यूजनमेंट होने लगेगा कि अरे यार मैंने इतनी मेहनत इसके लिए करी थी, क्योंकि आप राइट रीजंस के लिए नहीं कर रहे हो। गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, खत्म। अब क्या रोज सुबह उठ के थोड़ी ना भगवान को थैंक करोगे, वो मेरे पास तो गाड़ी है, खत्म। द चार्म इज ऑफ। विद इन अ मंथ एवरीथिंग गोज अवे। अब वो, अब जो आप जो भी सोच के आए थे, जो हायर पर्पस या गोल रख के आए थे, आप उसी को दिमाग में रख के अभी प्रिपेयर करो। और मुझे ऐसा लगता है अगर आप सच में सच्चे मन से प्रिपेयर करते हो तो somehow things align themselves और आपके साथ अच्छा होता है। मतलब ये मेरा अपना पर्सनल बिलीफ है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। वरना मैं आपको बताया था कि मेरी बहुत हेक्टिक प्रिपरेशन थी। इसके बाद मैं मुरैना में थी। मुरैना आपको पता होगा, चंबल एरिया होता है, वहां पे मैं डेप्यूटी एसपी पोस्टेड थी। मतलब इट इज अ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ सोशल डिस्ट्रेस। टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ सोशल डिस्ट्रेस। इतना बेकार वहाँ का पूरा फ्यूडल सेटअप था, इतना गन वायलेंस था। उसमें मैं डेप्यूटी एसपी थी, नई नई थी, प्रोबेशनर थी, एग्जाम भी लिख रही थी। देखिए, लेकिन तब भी तो ठीक है। एक ये, और अनदर चीज एक और मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी गोल्डन फ्यूचर की तलाश में बैठे हैं कि एक दिन कोई एक सारे सेट ऑफ कंडीशंस मेरे फेवर में आ जाएंगे और मैं तब अच्छे से पढ़ने लगूंगी या पढ़ने लगूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आज जो है अभी है, आप उसी को फिक्स करो। और उसको फिक्स करने के लिए आप बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो, अपने आप को एनालाइज करो। अब आप आंसर दे पाओगे, मुद्दे आपको याद रहेंगे, यू विल फील ग्रेट अबाउट योरसेल्फ। और यही है जो इंजन जो आपको आगे बढ़ाता जाएगा। तो लिव ईच डे। मैं तो आगे का सोचती ही नहीं थी। एक मेरे जो फ्रेंड है, जो पुनीत सर हैं, मैंने उनको बोला था कि सर मुझे एंग्जाइटी रहती है मन में कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मतलब इतना बड़ा एग्जाम है, आप ये तो आप मानते हो बड़ा एग्जाम है, अनसर्टेनिटी है, तो घबराहट मुझे भी होती थी, ऐसी बात नहीं है। तो वे बोलते थे कि मैम अपने आप को इमेजिन करो कि एक बहुत अंधेरी रोड है और आप अपना बस एक लालटेन आपके पास है। तो आप देखते हो लालटेन से कितना दिखता है, मुश्किल से आधा 1 मीटर का दिखता है आगे का, बस उतना ही देख के चलना है आपको। और इसलिए मैं चाहूंगी कि यू विल नॉट बाय इनटू दिस पैरानोया। एग्जाम का वो, एग्जाम का, मैं तो सुनती ही नहीं थी ये सब। पैटर्न जिस दिन चेंज होगा मैं देख लूंगी, ठीक है। आप खुद एनालाइज करें, ईच दिन पढ़ें, फीडबैक लेते रहें अपना खुद से, दोस्तों से। और फीडबैक लेने का सबसे अच्छा तरीका है टेस्ट सीरीज। आपसे कितने बन रहे हैं, बस दैट इज इट। उतना ही सोचें, आगे बढ़े। इसलिए बहुत ज्यादा बड़ी बातों पे आप मत ध्यान दीजिए। पहला ऐसे था, उसका तो ये नहीं है, उसका 8 अटेम्प्ट में नहीं है, उसका 2 अटेम्प्ट में हो गया। हमारी सबकी इंडिविजुअल जर्नी है माय डियर फ्रेंड्स। जितने मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, जो 1000 लोग सिलेक्ट होते हैं, जो 850-700 लोग सिलेक्ट होते हैं, सबका इंडिविजुअल जर्नी है पूरा। तो आपका भी बिल्कुल इंडिविजुअल जर्नी है। तो आप किसी से कंपेयर मत करें अपने आप को। बस जैसा मैंने बताया वैसे आप आगे बढ़ते जाएं। और पूछिए। हाँ, आई थिंक इन्होंने एक रेलेवेंट बात पूछी है कि जब आप नोट्स बनाते हो तो ऐसा कभी लगता है कि बहुत सारे टॉपिक्स हो गए।
नहीं तो उसका ब्रॉड हेडलाइंस में ही रखो, मतलब ब्रॉड क्राइटेरिया में ही रखो। और अगर और भी कुछ अलग से लग रहा है तो उसको करंट अफेयर स्लैश मिसलेनियस में डाल दो, वरना मुझे लगता है वो टॉपिक किसी ना किसी में तो फॉल करेगा ही। अगर वो नहीं कर रहा है तो और उसका सब टॉपिक बनाने की जरूरत नहीं है, उसको करंट अफेयर स्लैश मिसलेनियस में डाल दो आप, तो वो उसमें कवर अप हो जाएगा। वरना टॉपिक वाइज ही पढ़ो आप। एजुकेशन पे मान लीजिए, एजुकेशन पे आप बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन का सिनेरियो, थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री पता होना चाहिए, या वो नहीं तो गवर्नमेंट की आपको स्कीम्स पता होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन है, या फिर अलग से जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। फिर आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या क्या है, तो प्राइमरी एजुकेशन आरटी कब आया। अच्छा, आरटी में आप आओगे तो पता होगा आरटी की वजह से 3 अमेंडमेंट हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपको प्राइमरी एजुकेशन में पता होना चाहिए कि अभी जो प्राइमरी एजुकेशन है, आई थिंक उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक वो और ये माध्यमिक जो है, उन दोनों को आप कंबाइन करने वाले हैं, तो एक सीमलेस एजुकेशन, ये आपको मुद्दा पता होना चाहिए। फिर हाई एजुकेशन में आपको पता होना चाहिए कि यशपाल कमेटी बनी थी, फिर आपको पता नहीं एजुकेशन में टीएसआर सुब्रमण्यन कमेटी बनी है। तो अब एजुकेशन जैसे ही आपके दिमाग में आएगा, आपको ये सारी चीजें एकदम से क्लिक करनी चाहिए कि एजुकेशन में पढ़ रही हूँ तो ये वन की सारी योजना है, फिर प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या। अच्छा, और आप सेक्टर वाइज मतलब थोड़ा सा और सब डिवाइड कर दीजिए टॉपिक को। जैसे एजुकेशन आपके दिमाग में आया ना, तो एजुकेशन एकदम से नहीं कि आपने वही सब शुरू कर दिया कि एजुकेशन का सिनेरियो तो इंडिया में बहुत खराब है, सबको पता है। आप उसको और डिवाइड करो कि प्राइमरी एजुकेशन की क्या क्या दिक्कतें हैं, मिडिल एजुकेशन की क्या क्या दिक्कतें हैं। फिर आप देखो कि वोकेशनल एजुकेशन एक स्पेशल एम्फेसिस है। आपको पता होना चाहिए कि जो आरटीई में प्राइमरी एजुकेशन प्लस टीचर्स एजुकेशन दोनों इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्किल स्लैश वोकेशन एजुकेशन पता होना चाहिए, और हायर एजुकेशन पता होना चाहिए। और फिर हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पता होना चाहिए। उसमें हम जीडीपी में मतलब हमारा 0.6% हम खर्च करते हैं सिर्फ R&D पे। तो ऐसा क्यों है? तभी हम, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है, आया भी है कि हमारे जो IITs हैं, जो इंस्टीट्यूट है, टॉप 100 में नहीं आते हैं। तो आप पूरा जब एजुकेशन सेक्टर को पूरा से होल में पढ़ो आप, ठीक है, सेक्टर वाइज सेक्टर, प्राइमरी, फिर मिडिल, फिर उस पर हायर सेकेंडरी, वोकेशनल स्लैश स्किल एजुकेशन, फिर हायर एजुकेशन, फिर R&D PhD। तो आपका एजुकेशन यहां से शुरू होकर वहां खत्म होना चाहिए, और सबके ऊपर आपको 5-5 चीजें, डेटा भी याद होना चाहिए, हो सकता है। अच्छा, डेटा में आप क्या क्या ध्यान रख सकते हो? अब हम बात करते हैं कि मैम डेटा क्या क्या याद रखूं। एक तो मान लीजिए किसी भी कोई एक प्रोमिनेंट जर्नल ने अगर कोई रैंकिंग निकाली है, वो आपको पता होना चाहिए। उसका परसेंटेज हम खर्चा कितना करते हैं जीडीपी में, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर मान लीजिए किसी कमेटी ने कोई बात बोली है तो वो, सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात बोली है तो वो, कोई इंडिया को कोई फेमस एजुकेशनिस्ट है उसने बहुत बात बोली है तो वो। जैसे मान लीजिए बॉन्डेड लेबर है, तो बॉन्डेड लेबर पे, चाइल्ड लेबर पे जो हमारे नोबेल प्राइज विनर हैं कैलाश सत्यार्थी, तो उन्होंने बात बोली होगी इस पे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनइक्वालिटी की हम बात करते हैं तो ऑक्सफैम आपको पता है रिपोर्ट निकालती है, तो आपको ऑक्सफैम की बात पता होना चाहिए। थॉमस पिकेटी आपने नाम सुना होगा, वो भी बात करते हैं इंडिया की बर्जनिंग इनइक्वालिटी के ऊपर, आपको पता होना चाहिए। ये सब चीजें आप अखबार में मिलती रहेंगी आपको, बस अब से नाउ यू हैव टू डेवलप एन आई उनके लिए, और आप उसे नोट करो और रिवाइज करते रहो ये सब। ठीक है, आई थिंक ये भी इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है। देखिए, जो पेपर 1 जो सोशियोलॉजी वाला पार्ट जिसे हम बोलते हैं स्लैश सोसाइटी वाला पार्ट है, उसमें तो आपको बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपको उसमें देखना पड़ेगा कि पॉवर्टी एज अ सोशल प्रॉब्लम कैसे है, एज अ कल्चरल प्रॉब्लम कैसे है, ठीक है। ये जो आप पेपर 2 में देखोगे तो पॉवर्टी को एज अ गवर्नेंस प्रॉब्लम देखोगे, कि उसमें एग्जीक्यूटिव उसकी योजनाएं लिखो, पॉवर्टी एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स जो रहे बहुत पहले से आप देखोगे कि है ना, बहुत सारे। एक हमने 20 पॉइंट प्रोग्राम बनाया था, वहां से स्टार्ट होता है हमारा पॉवर्टी से लड़ने वाला। फिर हमारा जो 4th 5 ईयर प्लान था उसमें हमने गरीबी हटाओ वाली बात बोली थी, है ना। ऐसे आपको उसकी टाइमलाइन बनाना चाहिए। और पेपर 3 में तो आई थिंक पॉवर्टी अलग से नहीं पूछा जाता है, मुझे इतना ध्यान नहीं है, तो पेपर 3 में आपका नहीं आएगा पॉवर्टी। बट पेपर 2 में अगर पॉवर्टी पूछते हैं तो आपको एंटी पॉवर्टी बहुत सारे मेजर्स लिख के आने हैं, गवर्नेंस की स्कीम्स लिख के आनी है। गवर्नेंस है, देखो आप पेपर 2 देखोगे ना, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसका जीएस मतलब उसका नाम ही वही है, तो गवर्नेंस मतलब क्या, वही प्रोग्राम्स। पेपर 1 में आप जो बोले सोसाइटी स्लैश, उसका थोड़ा सा अलग रहता है।
जैसे कि उसमें आपको पॉवर्टी एज अ सोशल, एज अ कल्चरल प्रॉब्लम ज्यादा डील करना है उसको, कि जैसे पॉवर्टी में आप एक पेट्रियार्की को एक बड़ा, जैसे हम बोलते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उसमें पूछना चाह रहे हैं कि ज्यादा पुअर वुमेन ही क्यों है ना, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी का मतलब यही हुआ है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि फिर बर्थ साइकिल से आप स्टार्ट करो, कि पहली बात तो लेस वाले गर्ल्स को आप करते नहीं, उनको आप एजुकेट नहीं करते हो, एजुकेट नहीं करते हो तो उनके पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। अगर वो एम्प्लॉयमेंट, अगर अब मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट उनके पास अवेलेबल है भी, तो भी बहुत लोअर ग्रेड का एम्प्लॉयमेंट उनके पास अवेलेबल है ना, नर्सिंग या टीचिंग, जो वुमेन डोमिनेटेड 2-4 सेक्टर ही हैं, उसके बाद उनके पास कुछ होता नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर में वुमेन के पास जो एम्प्लॉयमेंट है, जैसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर में, ऐसा बोलते हैं 75% जो लेबर है, 75% ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज वुमेन, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर लेबर इज वुमेन, लेकिन उसको अंडरपेड है, उसको कम वेजेस मिलते हैं, एक ये। तो इस तरीके से आप करो कि हाउ सोसाइटी इज फोर्सिंग वुमेन टू बी पुअर, ये तो उसमें सोशल कल्चरल एंगल आएगा आपका सोसाइटी वाले पार्ट में, और बाकी सेकंड जो पेपर है उसमें तो आपको गवर्नेंस और योजनाएं और ये सब लिख के आना है। हाँ, सेकंड एआरसी आप पूरा मत पढ़िए, रिकमेंडेशंस पढ़िए। हाँ, उसका आई थिंक उसकी मिल भी जाती हैं। अच्छा, ये सब आपको जो आप करंट अफेयर्स बुकलेट उठाओगे ना, उसमें भी लिखा रहता है ये सारी चीजें, तो अलग से भी सेकंड एआरसी मत करिए, उसकी रिकमेंडेशंस एक बार देख लीजिए, वो भी उन टॉपिक्स में से जो पूछे जा रहे हैं। देखिए एआरसी बहुत बड़ी रिपोर्ट है, 15 या 16 रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो नहीं पूछे जाते हैं, तो सारा पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, वो पूछा नहीं जाएगा ये। अच्छा, ऐसे आप देखेंगे जैसे इन्होंने सेकंड एआरसी की बात करी है, तो सेकंड एआरसी कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी भी बॉडीज हैं, जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट की हम बात करते हैं, है ना, प्रेसिडेंट की बात करते हैं, गवर्नर की बात करते हैं, तो सेकंड एआरसी उनके ऊपर भी अपना रिकमेंडेशन देती है, आपको पता होना चाहिए। फिर एक पुंची कमीशन है, सरकारिया कमीशन है, वो अपनी बात कहती है। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी होते हैं बहुत सारे, जैसे बोम्बई जजमेंट में कोई बात बोली है, तो ये सब भी आपको कोट करके आना है। तो अगर गवर्नर का क्वेश्चन आया है, कि जैसे बहुत पूछता है कि गवर्नर को हमें चेंज कर देना चाहिए, या गवर्नर अब डजंट, मतलब अब रेलेवेंट नहीं है इंडियन, है ना, प्रेजेंट इंडियन टाइम्स में द ऑफिस ऑफ गवर्नर इज रिडंडेंट, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको यही बोलना है कि अलग अलग कमिटीज कमीशन क्या बात करती है, सेकंड एआरसी भी आप मेंशन करके आओगे। सेकंड एआरसी आप में से जितने भी लोग पढ़ना चाह रहे हैं, सिर्फ वही टॉपिक्स उसमें से याद करेंगे जो पूछे जाते हैं, पूरी एआरसी टिप टू टो आपको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। मेंस के लिए आप बोल रहे हैं? मेंस के लिए भी मैं वही बोलूंगी कि आप जनवरी फरवरी में, आप कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब करो, आप तो खुद क्वेश्चन उठाओ, खुद पहले लिख के देखो, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, लिख के दे दो। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देती हूँ कि व्हाट कंप्राइजेस एन आइडियल आंसर, है ना, हम उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। हालांकि केस टू केस डिफरेंट होता जाता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफरेंट होता जाता है, बट फिर भी इंट्रोडक्शन आपका किसी फैक्ट से होना चाहिए, कोई ऐसी स्ट्राइकिंग चीज जिससे कि मेरा ध्यान आपके आंसर की ओर खिंचे। जैसे पॉवर्टी पे क्वेश्चन आएगा, आप लिखोगे पॉवर्टी इज अ बर्जनिंग प्रॉब्लम इन इंडिया, सबको पता है, नॉट इंटरेस्टिंग। आप दूसरा लिखो कि इन द वर्ल्ड बैंक इन इट्स 2019 रिपोर्ट इन द चैप्टर दिस हैज क्लियरली मेंशन्ड दैट इंडिया डिस्पाइट ऑल द सिंसियर एफर्ट्स इज अनेबल टू दिस कैचेज माई आई, दिस कैचेज माई आई। मुझे लगता है नहीं यार, ये पढ़ के आई है, ये लड़की पढ़ के आई है, न्यूज़पेपर पढ़ के आई है, इसने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पे भी ध्यान दिया है, ऐसे स्टार्ट करें आप। अच्छा, ये आपको जब आप 8-10 महीने पढ़ोगे ना, अगर आपने सिंसियरली इन चीजों पे ध्यान दिया, माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास रजिस्टर भर जाएगा ऐसे फैक्ट्स और डेटा का, भर जाएगा आपके पास, मतलब आपकी नोटबुक फुल हो जाएगी चीजों से। तो आप ऐसे डेवलप करो, तो इंट्रोडक्शन आप कोशिश करो ऐसे। फिर बॉडी में आप कोशिश करो कि चैलेंजेस लिखो, गवर्नमेंट की स्कीम्स लिखने की कोशिश करो, और एक वे फॉरवर्ड डालो, वे फॉरवर्ड / कंक्लूजन आपका। और जो आपका वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन होना चाहिए ना, वो थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए। जैसे कि एसडीजीज हैं, तो एसडीजीज में 17 एसडीजीज हैं, आपको रटे होना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज अ पार्टी टू इट, और उसका पहला ही है पॉवर्टी, नो पॉवर्टी। तो आप कोशिश करो कि बिकॉज इंडिया इज सिग्नेटरी टू एसडीजीज एंड मतलब इंडिया इज कमिटेड टू द कॉज, तो ये आपने एसडीजीज से उसे कंक्लूड करें, ठीक है। तो कंक्लूड आप ऐसे कर सकते हो, कोई भी एक वे फॉरवर्ड है पॉजिटिव सा, कि जैसे हमने कोई गोल बनाया है कि कुछ भी, कि एसडीजीज को क्या हमने किया है, तो इंडिया डिस्पाइट बीइंग लो ऑन मोमेंटम इज ऑन द राइट ट्रैक टू फाइट पॉवर्टी, ऐसे करके। अच्छा, एक और चीज आप जिसके लिए आपको डेवलप करना चाहिए अपनी आंसर्स राइटिंग के लिए, अपनी आई, वो है किसी स्टेट गवर्नमेंट का कोई बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो आप उसको भी ध्यान में रखिए। क्योंकि देखिए, जब हम जैसे पॉवर्टी की बात आप करते हो, जैसे हमने बात करें पॉवर्टी पे,
तो देयर इज अ क्रॉस कल्चरल डिवाइड। नॉर्थ इंडिया का पॉवर्टी बिल्कुल डिफरेंट है, साउथ इंडिया इतना पुअर नहीं है, नॉर्थ ईस्ट इतना पुअर नहीं है। नॉर्थ ईस्ट हो सकता है इकोनॉमिकली पुअर हो लेकिन सोशली कल्चरली रिच है, उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर है बहुत अच्छा है, उसका जो एमएमआर है आईएमआर है बहुत अच्छा है, एजुकेशन लेवल्स बहुत अच्छे हैं। तो आपको ऐसे क्रॉस कल्चरल एनालिसिस भी होना चाहिए कंट्री वाइज। जैसे कि अच्छा मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। जैसे जब मैं पॉवर्टी का क्वेश्चन आया था तो मैंने अरविंद अडिगा की जो बुक है व्हाइट टाइगर, मैंने उससे स्टार्ट किया था उसको, कि अरविंद अडिगा इन हिज बुक व्हाइट टाइगर्स ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। उन्होंने बोला था कि ओ माय लॉर्ड, इन माय कंट्री द रिवर्स ब्रिंग डार्कनेस बट द ओशियंस ब्रिंग लाइट। रिवर्स ब्रिंग डार्कनेस मतलब नॉर्थ इंडिया, रिवर्स ही रिवर्स है लेकिन स्टेट ऑफ अफेयर्स कितने बेकार हैं। और साउथ इंडिया में आप देखो तो क्योंकि ओशियन है तो चीजें अच्छी हैं। तो ऐसी कोई कैची लाइन आपको मिलती रहेगी, ट्राई टू इंक्लूड दैट। ये जब आप ये सारे एलिमेंट लिख के आओगे आंसर में तो वो आंसर आपका इंटरेस्टिंग है। आप समझ रहे हैं? ये पूछा नहीं गया है, या आंसर पूछा तो नहीं गया था कि यू हैव टू कोट अरविंद अडिगा, लेकिन मैं लिख के आई, मैं स्टार्ट करके आई पॉवर्टी का आंसर। ऐसे आप करें तो ऐसी चीजों को रेलेवेंट कोट्स को आप लिखते जाइए। देखिए फिर तो आपका वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, क्योंकि आप कितने आवर्स डेडिकेट कर पाएंगे आपकी जॉब के हिसाब से रहेगा। फिर आप सैटरडे संडे यूटिलाइज करें, रोज का 2-3 घंटे करिए। एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है कितने घंटे पढ़ना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्या पढ़ रहे हो उन घंटों में इज मोर इम्पॉर्टेंट। और उनको पढ़ के आपके अंदर क्या चीजें समा रही हैं, आप खुद कैसे, आपका पर्सपेक्टिव, मुझे तो लगता है विद ईच सक्सेसिव मंथ आपका चीजों को देखने का नजरिया बिल्कुल ओवरऑल होना चाहिए। आज आप जैसे किसी मुद्दे को देखते हो, वो अगले 6 महीने में आपको बिल्कुल अलग तरीके से उसको देखना शुरू कर देना चाहिए। तो अगर ऐसे आप देखिए, नंबर ऑफ आवर्स माय डियर फ्रेंड्स मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप फुल टाइम हो तो मुझे लगता है 6 घंटे 7 घंटे इज ओके, क्योंकि इससे ज्यादा वैसे भी मुझे लगता है प्रोडक्टिव तो रह नहीं पाते हो, सिर्फ किताब खोल के बैठे हो, उस एक्सरसाइज उस रिचुअल का कोई सेंस नहीं है। 6 घंटे रखो, आप वर्किंग प्रोफेशनल रोज के 2 घंटे भी बहुत है, लेकिन फिर सैटरडे संडे आप अपने आप को कमरे में बंद कर लो कि भाई ये मैंने वीकली टारगेट किया था विद रिवीजन, विद क्वेश्चन आंसर राइटिंग स्लैश एमसीक्यू सॉल्विंग, उसको मैं पूरे टॉपिक को कंप्लीट मानती हूँ। अगर आपने कोई टॉपिक कंप्लीट किया है, अगर आप पिछले साल के सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे उस टॉपिक के अराउंड, अगर मॉक टेस्ट के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे तो वो टॉपिक कंप्लीट नहीं है। स्टैटिक टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, करंट अफेयर्स आपको पता है ईच सक्सेसिव डे बढ़ता जाता है, तो उसको बढ़ने दीजिए। वो तो आपका मान लीजिए मई में एग्जाम है तो अप्रैल तक का बढ़ेगा, उसके बाद तो पेपर क्योंकि प्रिंट हो जाता है तो वो तो आपका ग्रो करता रहेगा। बट जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री जैसे मुझे लगता है आपकी पहले से ही कंप्लीट होना चाहिए। एंशिएंट हिस्ट्री वही पूछा जाता है, चेंज नहीं होती है। ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, फिनोमिनास सब स्टैटिक है, बहुत सारी चीजें टॉपिक। कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक है, उसको कर लिए आप कंप्लीट। आर्ट कल्चर सब स्टैटिक है, तो ये आपका तो बहुत पहले से कंप्लीट होना चाहिए। आपसे आपके मॉक टेस्ट के क्वेश्चन लगना चाहिए, पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए आपसे। स्पेसिफिक करंट अफेयर्स तो देखिए मैंने आपको बताया कि बुकलेट्स तो एक साइड में आप चलने ही दीजिए, उसके साथ जो आप अपने नोट्स बना रहे हो सेक्शन वाइज वो तो बढ़ते ही जाते हैं, वो आप बढ़ने दीजिए। मुझे लगता है फिर आपको इंटेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। आप देखते हैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच एक टेस्ट सीरीज रहती है, तो आप बिल्कुल वीकली स्टिक करें और खूब सारे आंसर्स लिखिए बैठ के प्रीलिम्स और मेंस के बीच। लेकिन ऑप्शनल की एक रीडिंग आपकी बिफोर प्रीलिम्स हो जाना चाहिए, जो मैंने आपको बताया जनवरी तक हो जाना चाहिए। क्योंकि आप सोचो कि मैं एकदम नया ऑप्शन उठा लूंगी प्रीलिम्स और मेंस के बीच, तो वो नहीं होगा। स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं है, जो आप करते आ रहे हो वही करना है, बट मेंस और प्रीलिम्स और मेंस के बीच लॉट ऑफ आंसर राइटिंग। अगर आपने मान लीजिए, मैं तो बहुत स्पेसिफिक बात कर रही हूँ आपसे, कि आपने एंशिएंट हिस्ट्री उठाई है, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन मान लीजिए कंप्लीट किया आज, तो आपने मान लीजिए 2 घंटे में कंप्लीट किया, 1.5-2 घंटे में कंप्लीट होता था, एक चैप्टर है। अब आप देखिए पिछले साल कोई क्वेश्चन आया, अगर आया तो लिख के देखिए, कॉपी बंद करिए, लिख के देखिए उसे कि मुझे कितना याद है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, मैंने क्या सीखा, मैं क्या लिख के आ पा रही हूँ। जैसे आपने मीजोलिथिक, जैसे हमारा जो क्लास 11 की जो बुक है, फाइन आर्ट्स वाली बुक है, उसके पहले चैप्टर में मीजोलिथिक पेंटिंग्स के बारे में बात करी थी, है ना, जो भीमबेटका में मध्य प्रदेश में ही है जो। तो आपने कंप्लीट किया, फिर आपने पिछले बार का क्वेश्चन पेपर रेफर किया और आप खुद लिखो आंसर बैठ के, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे कितना याद है।
और माय डियर फ्रेंड्स, पढ़ना और एक्चुअल में 6-7 मिनट में उस आंसर को लिख के आना, टू डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि आपको फटाफट 7 मिनट में अपने दिमाग के पूरे डेटा को कंसोलिडेट करना होता है और लिख के आना होता है। प्री और मेंस के बीच और लॉट ऑफ आंसर राइटिंग। वीकली टेस्ट दे दीजिए। मैं तो कहती हूँ वीक भी क्यों, अगर आप दिन में भी 2 क्वेश्चन लिख पा रहे हो तो क्या बुराई है। आपने जो कंप्लीट किया देखो ना, आप लिख पा रहे हो कि नहीं उस पे आंसर। एज सिंपल एज दैट, वो करिए आप। पॉलिटी एंड हिस्ट्री फ्रॉम बिगिनिंग, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर्स, 1-2 लेयर वही है, उसको आप स्किप नहीं करोगे। एनसीईआरटीज फॉर हिस्ट्री मुझे लगता है आप सिर्फ एनसीईआरटीज करें, बाकी जो चीजें आप एनकाउंटर करें। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंह गानिया ले सकते हैं, या आप मुझे लगता है कोचिंग के नोट्स ही लीजिए, क्योंकि इतना सारा मटेरियल बार बार लेने की जरूरत नहीं, एक नोट सफाइस है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर और आर्ट एंड कल्चर के आप बाजार से क्वेश्चन खरीद के ले आइए, सिंपल। जो पहले के टेस्ट होते हैं सेक्शन वाइज ही होते हैं वो, है ना। बाद में आने लग, जो बाद के टेस्ट होते हैं ना, मान लीजिए 27, 28, 29, 30, 31, 32, वो सारे मिक्स्ड होते हैं। आप आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस उठा लाइए और सॉल्व करें, हिस्ट्री के भी सॉल्व करें, फ्रीडम स्ट्रगल के क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आपको पता चलेगा मुझे कितना याद है और मैं कितना स्ट्राइक कर पा रही हूँ उस नोट को, उस राइट नोट को। ये पॉलिटी के लिए भी, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन का वो। अच्छा, फिर आप मेंस की अगर बात करें तो मेंस में आप देखो सिलेबस वाइज चलो। फिर आप जैसे आरपीए है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, 1950, आप उसको गूगल करिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उस पर क्वेश्चन देखिए, उसको लिखिए। और आपको दिक्कत हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप बाजार से मॉडल आंसर खरीद के लाइए, उसको रेफर करें, उसमें अपने आंसर को होन करें। यही साइकिल रही है। बुक्स तो वो जो आप पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़नी है। इट्स नॉट अबाउट न्यू बुक्स, इट इज अबाउट न्यू पर्सपेक्टिव, कि जो आप डेवलप कर रहे हो अपना विद ईच सक्सेसिव डे, तो ये आपको करना है। बस आप खुद देखेंगे कि आप जब दूसरी तीसरी रीडिंग पे आओगे ना लक्ष्मीकांत में, जो क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, आपको खुद को आइडिया होने लगेगा कि यार ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इस पे मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रही हूँ। डीपीएसपी आप देखोगे कि कोई आपसे बोलेगा, मैं आपसे बोलूं कि फंडामेंटल राइट्स के आपको आर्टिकल याद करने, तो आप याद करोगे नहीं, क्योंकि पूछते ही नहीं है वैसे। तो आपको पता चल जाना चाहिए क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है प्रीलिम्स में। ऐसे ही आपको एनालाइज करना है। और माय डियर फ्रेंड, आपको बोलूंगी कि आप बहुत सारे टेस्ट लगाइए, तो आपको खुद को क्लियर होता जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करिए आप। कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक पार्ट है और हिस्ट्री पूरा स्टैटिक पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर स्टैटिक पार्ट है। प्रीलिम्स में मैंने आपको बताया था फ्रीडम स्ट्रगल इंपॉर्टेंट नहीं है, मेडिवल इंडिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बार आया लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको साइड में रखें, प्रीलिम्स में ऐसे करिए, जस्ट लाइक दैट। प्रीलिम्स के लिए मैंने तो आपको बताया ही। आप इंटेलिजेंट गैसिंग आपकी नहीं, ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगी। देखिए दूसरे लोग भी क्लियर कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, है ना। इंटेलिजेंट गैसिंग आप जब तक 10 टेस्ट खुद नहीं लगा लेंगे, आपकी नहीं डेवलप होगी। इंटेलिजेंट गैसिंग में आपको यही करते हो, सबसे पहले तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि 30-40 आपसे बनते हैं, 30-40 आप करते हो। हम किसी क्वेश्चन स्पेसिफिक बात करेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर हो जाएगा। एक दूसरा, इंटेलिजेंट गैसिंग से आपके 2 ऑप्शन हट जाते हैं, तो आपके पास 2 ही बचते हैं। अच्छा, फिर आप देखेंगे अगर मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर होता तो हम थोड़ा सा इस पर बात कर सकते हैं, या फिर नहीं भी, क्योंकि अब वो अलग पेपर आएगा मुझे पता है। आप अच्छा, जैसे आपने क्वेश्चन देखा, मान लीजिए ए बी सी उसके 3 हैं और उसके बाद ए बी बी ओनली सी ओनली, मैं तो पहले क्वेश्चन देखती हूँ और फिर ऑप्शंस देखती हूँ। सेकंड चीज मैं ऑप्शन देखती हूँ। मान लीजिए मैंने देखा कि सी, तो मैंने कहा यार सी तो गलत ही है, तो जिस ऑप्शन में सी है वो मैं पहले ही हटा देती हूँ, उसमें मैं सोचती ही नहीं हूँ। अब मेरे पास बचा ए ओनली, ए एंड बी ओनली। अब बस इसमें आपका फिर फाइनल आप बॉइल डाउन टू दिस। ऐसे है, मतलब मैं बिना क्वेश्चन के आपको स्पेसिफिकली नहीं बता सकती हूँ इंटेलिजेंट गैसिंग, बट क्वेश्चन आप देखोगे। अच्छा देख, अभी आप लोग ना मैंने आपको क्या बोला, आप लालटेन वाली स्टोरी को अपने साथ रखो। अभी आपको इतना, अभी आपने वो एक्सरसाइज ही नहीं करी है, तो जब आपने क्वेश्चंस देखे नहीं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, मॉक टेस्ट नहीं करे, तो अगर आपको स्विमिंग सीखना है तो स्विमिंग पूल में तो कूदना पड़ेगा ना। मैं कितना भी आपको यहाँ पे समझा दूं, आप पहले इतना करिए। मैं आपको अपना ईमेल आईडी दूंगी, आप उससे मेरे से टच में रहिए, ठीक है, वो हम बात करेंगे। आप जब खुद 10-15 कर लोगे ना टेस्ट, आपको खुद को समझ में आएगा कि कैसे चल रहा है ये। क्वेश्चंस, फिर ऑप्शंस, जो आपको नहीं लग रहा उस ऑप्शन को हटाओ, फिर ए बचे, 2 ऑप्शन बचते हैं, उसमें से आप करोगे।
ऐसे वो धीरे धीरे आपकी डेवलप होगी वो स्किल। क्या बोल रहे हैं आप? देखिए सेक्शन वाइज जो मैंने बोला, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री पे क्वेश्चन आ रहा है, स्टैटिक है, आपका अच्छा बनना चाहिए, ऑलमोस्ट सारे बनना चाहिए। स्टैटिक चीजें तो पूरी पूरी आपको कोशिश करो कि 100% हिट रेशियो होना चाहिए, क्योंकि अगर वो भी आपके गलत हो जाएंगे तो आप किस पे बैक कर रहे हो? आप उन चीजों पे बैक कर रहे हो जो आपको पता ही नहीं है, जो पूछी भी जा सकती है, नहीं भी पूछी जा सकती है। तो जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें तो मैंने तो ऐसा सुना है, मतलब जो लोग, जिन लोगों के 130 140 स्कोर आता है प्रीलिम्स में आउट ऑफ 200, उनका स्टैटिक पोर्शन में वो कभी गलत ही नहीं होते हैं। उनका लक्ष्मीकांत में से अगर 23 क्वेश्चन पूछे गए, 23 क्वेश्चन, तो 23 ही सही होते हैं। तो फिर क्या होता है, उनके जो गलत होने वाले क्वेश्चन है वो होते हैं जो इट्स ओके, जिसका हम पे कंट्रोल नहीं है। बट लक्ष्मीकांत पे तो हमारा कंट्रोल है, हमारे पास बुक है, हमारे पास सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो आप वैसे करिए। स्टैटिक पोर्शन में आप कोशिश करें आपका हिट रेशियो बिल्कुल 100% होना चाहिए, 95 90 सही होना चाहिए। अगर लक्ष्मीकांत पे क्वेश्चन आ रहा है 100 में से 90 सही होना चाहिए। सेक्शनल टेस्ट में एथिक्स केस स्टडी, आई थिंक, अच्छा हाँ, उसमें 2-3 हम कर सकते हैं। एक तो स्टेक होल्डर एनालिसिस करते हैं हम, ठीक है। तो उसमें एक एथिक्स का मैं आपको केस स्टडी का एक नॉर्म बताती हूँ। मान लीजिए केस स्टडी है, आप XYZ किसी डिस्ट्रिक्ट के DM है, वहां पे कम्युनल वायलेंस इरप्ट हुआ और आपको ये पता चला कि वो कम्युनल वायलेंस की जो कॉज था, जो रीजन था, वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर की वजह से था, और आप खुद भी मतलब हिंदू बोले हम, तो हिंदू कम्युनिटी का था और आप भी हिंदू कम्युनिटी के हैं, और लेकिन आपसे माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले आपके सामने आ रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर एक मतलब आप टेक करें या कुछ इन्वेस्टिगेट करें। तो ये देखिए क्राइसिस हो सकता है आपके अंदर, क्योंकि आप खुद उसी कम्युनिटी के हैं जिस कम्युनिटी पे के अगेंस्ट आपको FIR करना है। दूसरा, आप उसी कम्युनिटी, उस कंट्री में पैदा हुए हैं जहाँ पे कम्युनल बायस होता है, ठीक है। तो ये हमारी जैसा क्वेश्चन है, तो व्हाट आर द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन एंड हाउ वुड यू डील विद दिस फ्रंट। आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या कह रही हूँ, कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, आप हिंदू कम्युनिटी के हैं, हिंदू और मुस्लिम में दंगा हो गया है, और जो आपको पता है, आपने अपने गुप्त सूत्रों से पता कर लिया है कि इसका रीजन हिंदू कम्युनिटी ही थी, और लेकिन हिंदू आके आपके यहाँ दंगा मचा रहे हैं और मुस्लिम्स आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैडम आप प्लीज एक स्टैंड लीजिए, एक न्यूट्रल स्टैंड लीजिए या जस्टिस डिलीवर करें। तो आप कैसे करेंगी? तो ये आपकी केस स्टडी ऐसी, मान लीजिए एक फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व। तो इसमें स्टेक होल्डर्स आप लोग ही बताइए कौन कौन हो जाएगा। हिंदू कम्युनिटी, वो ठीक है। फिर उसके बाद आप खुद, ठीक है, गवर्नमेंट, क्योंकि आप जो करोगे वो गवर्नमेंट के ऊपर भी उसका रिपरकशन आएगा, वो। तो ये आपके स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो गए। अब आप लिखोगे उसमें, अब आप उसमें सिनेरियो बनाओगे। अच्छा, फिर आप लिखो, मतलब और अच्छा लिखना है तो आप लिखो क्राइसिस ऑफ वैल्यूज क्या क्या हो रही है आपके ऊपर। क्राइसिस वैल्यूज क्या क्या हो रही हैं आपके खुद की कम्युनिटी के लिए, सेंटिमेंट जो है वो आपके क्राइसिस में है, ठीक है। एक फिर वैल्यूज क्या क्या होती हैं एडमिनिस्ट्रेटर की, न्यूट्रलिटी वो आपकी हो रही है, अनबायसनेस वो आपकी वैल्यू हो रही है कॉन्फ्लिक्ट में, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन या माइनॉरिटी सेक्शन, या विमेन है तो विमेन, तो ये आपकी वैल्यू क्राइसिस में हो रही है ना, तभी तो आप डिलेमा में हो कि मैं किसका स्टैंड लूं। तो ये आपकी क्राइसिस, तो वैल्यूज अंडरगोइंग क्राइसिस आपने लिख दिया। तो पहले होगा स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, वैल्यूज अंडरगोइंग क्राइसिस। अब आप लिखो कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन। तो एक तो ये कि डोंट लिसन टू एनीवन एंड अपना कम्युनिटी को सपोर्ट करो, इस तरीके से। पहला तो आप उसमें 3 या 4 सिनेरियो बताएंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो अब जो 3 सिनेरियो बनाएंगे वो नॉट सो आइडियल सिनेरियो होंगे, और जो चौथा सिनेरियो होगा वो विन विन होगा। और आपको यू हैव टू अपहोल्ड द वैल्यूज ऑफ अ आइडियल एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफ अ गुड, जो एथिक्स में जो भी हमारी वैल्यूज इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, एथिक्स का पेपर उन्होंने पूछा है, एथिक्स के सिलेबस में जो जो वैल्यूज मेंशन्ड हैं आप उसी के अराउंड अपने आंसर को रिवॉल्व करें। कंपैशन की बात बोल रहे हैं, न्यूट्रलिटी की बात बोल रहे हैं, अनबायसनेस एटीट्यूड की बात बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी की बात बोल रहे हैं, मेरिट्स ऑफ द केस पे प्रोग्रेस करें, यही सब आपको लिख के आना है। तो पहले तो आपने लिख दिया कि मैं I'll take the rash decision and I'll support my own community. फिर आप लिखेंगे but no, this is not expected of me because I have taken an oath under the Constitution of India. ये फिर दूसरा आप बोल दीजिए कि मैं माइनॉरिटी का ही, मतलब मैं बिना इन्वेस्टिगेशन करे मैं माइनॉरिटी का साथ दूंगी। ये भी गलत है, क्योंकि
माइनॉरिटी भी आपसे आके बोल ही रहे हैं, अभी आपने फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन तो किया नहीं है ना, तो आप बोलोगे लेकिन इसमें ये caveats आ जाएंगे। फिर तीसरा आप लिखोगे कि मैं I will keep aside my own sentiments and my own inclinations. I will try to conduct a unbiased probe investigation by an officer who is known for his integrity. आप उसका आईओ किसे बनाओगे? आईओ मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसको बनाओगे? जिसको जो अनबायस्ड एटीट्यूड के लिए या फिर ऑनेस्टी के लिए माना जाता है। तो इससे आपको दिख रहा है ना, मान लीजिए आपने ऐसे आदमी को आईओ बना दिया जो पूरी तरह कम्युनल है, तो आपका इंटेंशन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा ना कि आप एक इंडिपेंडेंट प्रोब करना चाहते हो। तो ऐसा आपने तीसरा लिख दिया, ये बस ये आपकी केस स्टडी हो जाएगी। तो ऐसा ही लिखने में आपको एक तरीका ये हो जाता है, जैसे हम स्टेक होल्डर एनालिसिस करते हैं, 3-4 सिनेरियो बताते हैं और उसमें से एक अच्छा सिनेरियो अपने लिए बोलते हैं और कंक्लूड फिर आप यही करते हो कि मैं ये वैल्यूज का जो मेरा मॉरल डिलेमा था उसको मैंने ओवरकम किया और इस तरीके से मैंने जस्टिस को डिलीवर किया। एक ही हो जाता है। और आई थिंक कुछ लोग केस स्टडीज को वैसे भी करते हैं, जैसे कि स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं कि इस केस स्टडी में स्ट्रेंथ क्या थी, इस केस स्टडी में वीकनेस क्या थी, फिर इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट क्या है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। बट आई थिंक जो पहला वाला है वो ज्यादा रेलेवेंट रहेगा, इसमें आपका काफी अच्छा। एथिक्स में ना आप जो भी आंसर लिखोगे ना उसमें आपका कहीं ना कहीं क्राइसिस, मॉरल डिलेमा रिफ्लेक्ट होना चाहिए केस स्टडी में, क्योंकि वो केस स्टडी पूछी इसलिए गई है। अगर वो सीधी सीधी होती तो केस स्टडी क्यों है? वो आपको बता रहे हैं कि आपके सामने 2 कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज आ रही हैं या 3 या 4। जैसे मैं पूछते हैं कि आप बहुत गरीब परिवार से थे, आपकी मम्मी ने आपके पेरेंट्स ने लोन लेके आपको पढ़ाया, फिर आप सिविल सर्वेंट बन गए, ठीक है, और जिनसे लोन, मान लीजिए आपके चाचा जी से लोन लिया था आपकी मम्मी ने, जब आप बन गए तो चाचा जी आप पे, आपके घर पे प्रेशर डाल रहे हैं कि अभी मुझे कमा के देगी, है ना। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया आपकी। तो क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हो गया आपके? तो सबसे पहले तो आप लिखोगे स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, आप हो, फिर गवर्नमेंट है, फिर आपकी फैमिली में चाचा जी हैं, फिर आपकी मम्मी है, तो ये स्टेक इन्वॉल्व। फिर आप देखोगे इसमें क्राइसिस क्या क्या है आपका। तो आपका पर्सनल देख लीजिए आप कि वैल्यूज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अलग है, वैल्यूज एज अ पर्सन अलग है, वैल्यूज एज अ सन और डॉटर अलग है, क्योंकि तब आपको लग सकता है कि यू हैव टू पे बैक टू योर मदर, ये आप करोगे। और फिर आप डील करोगे। एक तो ये होगा कि मैं चाचा जी को बोलूं कि मैं आपका कुछ नहीं सुनूंगा, तो आपके खराब हो जाएंगे। फिर आप बोलोगे कि मैं मम्मी को बोलूंगा, मैं मान जाऊंगा, तो ये भी गलत है। फिर आप एक रैशनल बीच का एक मिडवे निकालोगे कि मैं परसुएशन एक टॉपिक है, आपने देखा है एथिक्स में। फिर आप लिखोगे कि मैं परसुएशन को एक्सरसाइज करके चाचा जी को भी कन्विंस करने की कोशिश करूंगी कि मैं आपको और अलग तरीके से पे बैक कर सकती हूँ, बट मॉनिटरी टर्म्स में नहीं करूंगी। देखिए आप घर में भी देखिए, अगर कुछ ऐसा होता है तो आप ऐसे ही सॉल्व करते हो ना, आप एकदम से लड़ने तो नहीं लगते हो सबसे कि मैं ये नहीं करूंगी वो नहीं करूंगा। तो ऐसे ही आपको आंसर लिख के आना है। तो क्राइसिस ऑफ वैल्यू रहेगा उसमें और आपको ऐसे प्रोसीड करना है। बिल्कुल नहीं, न्यूट्रल आप कर रहे हैं ना। देखिए आप केस स्टडी, अभी हम बस केस स्टडी नहीं है, फिर अनदर वही वाली बात है। केस स्टडी में आप देखेंगे क्राइसिस ऑफ वैल्यूज पे ही बात बोली है, तो आपको क्राइसिस ऑफ वैल्यूज तो लिखना ही है। मॉरल डिलेमा, पूरा एथिक्स का पेपर ही वही है कि जब आप सर्विस में एंटर करोगे तो आपके पास n नंबर ऑफ इंक्लिनेशंस रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास इंक्लिनेशन नहीं रहेंगे, रह के आपको ऐसा लगेगा, लेकिन आप उसको फाइट कैसे करोगे? इन एन एमिकेबल वे, इन अ विन विन वे, कि आप भी विन हो जाओ और आपके सामने जो आपके साथ इन्वॉल्व है, अगर वो जनता है तो वो भी आपसे सेटिस्फाइड रहे, अगर वो पॉलिटिशियन है तो भी आपसे सेटिस्फाइड रहे, अगर आपके घर वाले आप पे कोई प्रेशर डालें तो वो भी आपसे सेटिस्फाइड रहे। तो ये तो एथिक्स का पेपर ही पूरा इसके बारे में है, तो वैसे ही आप अप्रोच करें। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा एथिक्स में, इतना पॉलिटिकली चार्ज क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। 370 पे मुझे नहीं लगता ओपिनियन बेस्ड, मैं आपको सब बता दूं, इतना पॉलिटिकली जो ज्वलंत होता है वो नहीं आएगा। आपसे हो सकता है लीगल रैमिफिकेशंस पूछें कि 370 के लीगल रैमिफिकेशंस क्या हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में है वो चैलेंज जो है, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या बात कर रहा है, वही सारा आप कोट करके आइए। आपको कभी भी अपना इन एनी केस पॉलिटिकल जजमेंट नहीं देना है किसी भी पेपर में, ना वो पूछते हैं और ना आपको देना है, ना ऐसे में,
बिल्कुल पॉलिटिकली न्यू। आप तो मैं आपको क्या बता रही हूँ, आप 370 पे, आर्टिकल 370 पे हो सकता है योजना का कोई इशू आएगा, आप तो वो उठाइए, लेट दैट आर्टिकल बी योर गाइड। वो पॉलिटिकली न्यूट्रल ही रहता है, आपको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ना बीजेपी कांग्रेस किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप खुद देखिए कि वो जैसे मुद्दे को उठा रहे हैं, आपको वैसी ही बात करके आना है। आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। ऐसे हम एक और बात कर लेते हैं, ऐसे भी इन टैंडम चलता है जीएस के, ठीक है। और ऐसे में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहेगी फ्लो है, कि एक तो आपको, जैसे मैंने एक का देखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था उनका टॉक। उन्होंने ये बोला था कि ऐसे एक स्टोरी की तरह चलना चाहिए, एक दूसरा आप जितने एंगल्स एक्सप्लोर कर सकते हो उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कैसे सोशल, कल्चरल, लीगल, एथिकल, एनवायरमेंटल, इंटरनेशनल एंगल अगर उसका कुछ को है, स्ट्रेटेजिक एक्शन एंगल, जियोपॉलिटिकल कोई एंगल है, फिर पर्सनल नोट पे आप देख लीजिए एथिकल मॉरल एंगल है उसका कुछ। तो इस तरीके से तो बहुत सारे आपके 6 या 7 इसमें एंगल्स आ जाएंगे। आप कोशिश करें स्टार्ट विद अ स्टोरी, उसको एंड करें एक स्टोरी पे, एक, लेकिन ऐसे के साथ भी हो सकता है। और करीब 1.5 घंटे में आपको लिखना होता है एक ऐसे, 3 घंटे का पेपर होता है, 1.5 घंटे में एक ऐसे होता है। 15-20 मिनट आप आराम से ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, कुछ लोग तो आधा घंटा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और 1 घंटे में लिखते हैं। तो अगर आप 25 मिनट 23 मिनट भी ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो, इट्स वेल एंड गुड। इंट्रोड्यूस करो, कंक्लूड करो सेम स्टोरी के साथ, विथ ईच पैराग्राफ की जो आपकी एंडिंग होना चाहिए ना, आपको कहीं ना कहीं उस टॉपिक को टच करते रहना है। जैसे इस बार का जो पहला टॉपिक था विजडम फाइंड्स ट्रुथ, है ना, तो आप वैसे ही उठाओ उसे, और आप जो भी पैराग्राफ ले रहे हो, जैसे मान लो आपने इसका लीगल एंगल लिया, कोई भी कि कोई एक लॉ लिया आपने, तो वो क्योंकि वो लॉ बहुत वाइज थी तो उसने एंड में ट्रुथ को टच किया। जैसे मान लीजिए राइट टू प्रिवेसी में आप एंगल ढूंढ रहे हो, है ना, वाइज लॉ है, उसको टच किया, तो आपको एंड में सक्सेसिवली वो कंक्लूड करना है कि दैट इज हाउ विजडम फाउंड ट्रुथ, दैट इज हाउ विजडम फाउंड ट्रुथ, ऐसे करके। तो आपको बार बार टच करते रहना है। इंग्लिश आपकी बहुत क्या बोलूं मैं, बहुत लूसिड, इजी, उसमें आप कोई जार्गन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो ऐसे जो टॉपिक, जैसे जो ऐसे को चेक करते हैं जो एग्जामिनर होते हैं, वो ऐसा माना जाता है कि इंग्लिश के होते हैं, वो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो। तो और आपको जो भी आप जो कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करोगे ना, आपको कभी भी उसमें जैसे आईपीआर नहीं लिखना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ही लिखना है, क्योंकि उन्हें नहीं पता आईपीआर क्या होता है, ठीक है, क्योंकि वो इकोनॉमी के प्रोफेसर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मोस्ट प्रोबेबली वो इंग्लिश के प्रोफेसर होते हैं। तो आप कुछ भी लिखोगे बिल्कुल स्टोरी की तरह आपको लिखना है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने जब लिखा था तो इसमें एग्रीकल्चर के ऊपर था वो टॉपिक, तो मैंने एक स्टोरी कैसे स्टार्ट किया था, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस के ऊपर था वो। तो मैंने स्टोरी स्टार्ट करा था कि एक राधा है एंड शी इज अ फार्मर। तो मैंने पहले बताया कि हाउ वुमेन आर इंट्रिकेटली रिलेटेड टू फार्मिंग बट दे आर नॉट रिकग्नाइज एज फार्मर्स। क्यों? क्योंकि उनके नाम पे जमीन नहीं होती है। तो उसको लोन नहीं मिला। लोन क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसके नाम पे जमीन नहीं थी। वाई इज शी इनटू फार्मिंग? क्योंकि उसके हस्बैंड मर गए थे। हस्बैंड क्यों मर गए? अग्रेरियन क्राइसिस की वजह से। तो ऐसे मैंने एक स्टोरी बनाई। फिर मैंने उसे बताया कि राधा, ये मैंने टच किया कि राधा फार्मर है, उनके पास 1 एकड़ लैंड है। तो 1 एकड़ लैंड से मैंने बताया कि वो मार्जिनल फार्मर है। तो मैंने फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग वाला इशू भी टच कर दिया। ये स्टार्टिंग की स्टोरी बना रही हूं मैं, ठीक है। फिर मैंने उसमें लिखा कि उनके 2 बच्चे हैं और दोनों फार्मिंग में है। तो दोनों फार्मिंग में क्यों है? तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। उनको फार्मिंग में होने की जरूरत नहीं थी लेकिन वो है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 है। तो वो ऐसे मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। और फिर मैंने चैलेंजेस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। तो उसमें फिर चैलेंजेस और रीजंस, पहले तो क्या क्या, तो जो भी मैं रीजन सोच सकती थी, सोशियो कल्चरल, लीगल, फिर उसके बाद पॉलिसी में क्या क्या कमी है, ऐसे बहुत सारे, एनवायरमेंटल, है ना। फिर उसमें मैंने बहुत सारी केस स्टडीज डाल दी कि पंजाब में ऐसा क्यों है, नॉर्थ ईस्ट में ऐसा क्यों है, नीचे क्यों है, झूम कल्टीवेशन, ये जो भी आपने पढ़ा है एग्रीकल्चर में, एक स्टोरी की तरह बुनते गए बुनते गए बुनते गए। एक आध कोई रेलिवेंट डेटा लगा, फैक्ट लगा, वो लिखते गए। नहीं भी लिखोगे तो इट इज फाइन, स्टोरी बनना चाहिए, सारे एंगल कंप्लीट होना चाहिए। 8-10 जो भी एंगल आपके दिमाग में आ रहे हैं, सोशल, कल्चरल, लीगल, फेमिनिस्ट, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो आप लिखोगे। 8-10 एनवायरमेंटल। अच्छा, फिर मैंने उसे एंड कैसे किया? मैंने एंड किया उसको, क्योंकि देखो 16 पेज पढ़े उसने, आपके 16 पेज लिखे थे मैंने। अब 16 पेज में उसका टेक अवे बड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स वो 16 पेज पढ़ने के बाद ही दे रहा है। तो टेक अवे मैंने क्या किया, इसको बोलते हैं साइकिल अप्रोच। तो जैसे मैंने स्टार्ट करी थी स्टोरी, मैंने स्टोरीज को ऐसे एंड करी कि आई होप फॉर अ इंडिया, या आई विश टू सी इंडिया वेयर राधा विल गेट हर ड्यू, हर सन्स
वुड कंप्लीट देयर एजुकेशन फ्रॉम सम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिससे वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे एग्रीकल्चर में, ना कि वो सिर्फ पैदा हो गए थे फार्मिंग फैमिली में तो फार्मिंग कर रहे हैं। और ये सब मैं आपको बताती हूँ मैंने कहाँ से, क्योंकि मैं बहुत सारा पढ़ती रहती हूँ, तो मैंने रियलाइज किया कि जो साउथ इंडिया में आप देखेंगे, मैं जब अपने विलेज विजिट में गई थी फाउंडेशन कोर्स के बाद, विलेज विजिट में ले जाते हैं, मेरा आईपीएस का जो फाउंडेशन कोर्स था, तो वहां पे हम तेलंगाना गए थे। माय डियर फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं करेंगे, वहां पे मैं जितने भी फार्मर से मिली ना, सारे एमएससी इन एग्रीकल्चर थे, एंड इट इज अनबिलीवेबल। तो आप देख रहे हैं, ये आपको मिलेगा, ये आपको करंट आप पढ़ेंगे ना किसी किसी में, अगर आप अच्छा आर्टिकल पढ़ेंगे, ब्रॉड रीडिंग रखेंगे ना, डाउन टू अर्थ वगैरह पढ़ेंगे, तो आपको मिलती रहेंगी ये सारी चीजें। ये आप खुद भी देखिए कि सक्सेस स्टोरीज ऑफ कर्नाटका इन एग्रीकल्चर, टाइप करिए, अब तो सब कुछ आपको सोचने की जरूरत है, आप टाइप करिए सक्सेस स्टोरी ऑफ तेलंगाना, तो आपको बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम आएंगी। आप देखते हो योजना में, पता क्या, तो योजना में बहुत सारे आर्टिकल में ना वो किसी का इंटरव्यू लेते हैं, तो इंटरव्यू में आपको पता चलेगा, तो आपका ऐसे पृष्ठभूमि बनती है उस जगह के बारे में, तो आप इस पे भी काम करें। तो मैंने इसको एंड ऐसे किया कि आई वेट फॉर दैट इंडिया, होप फॉर इंडिया, जहाँ पे उसको अपना ड्यू मिलेगा, उसके हस्बैंड की जो डेथ हुई है उसका कॉम्पनसेशन मिलेगा, उसके जो बेटे हैं दोनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पढ़ के अपने एग्रीकल्चर में अपनी मम्मी का हाथ बटाएंगे, तो आई होप फॉर दैट इंडिया। और ऐसे करके मैंने एंड कर दिया, स्टोरी से स्टार्ट किया, स्टोरी से स्टार्ट किया, स्टोरी से एंड किया, बीच में सारे एंगल कवर करे, चैलेंजेस, फिर गवर्नमेंट ने क्या 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 किया वो, फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट का कोई मुझे अच्छी सी कोई केस स्टडी याद थी, मैं वो लिख के आई, उसकी सक्सेस स्टोरी लिख के आई, बस। और ऐसे आपका एक अच्छा इंटरेस्टिंग सा ऐसे बन गया, एंड इट्स डन। लैंग्वेज, देखिए इंग्लिश हिंदी के लिए मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हिंदी में बस एक पत्रकारिता अच्छी नहीं है, एक न्यूज़पेपर में बोल सकती हूँ कि डेली न्यूज़पेपर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है हिंदी लैंग्वेज में, बट आई थिंक जो मेरे फ्रेंड है पुनीत गहलोत, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, आपको बार बार जिक्र कर रही हूँ, उन्होंने हिंदी मीडियम में एग्जाम दिया था, लेकिन पढ़ते पूरा इंग्लिश में थे वो, तो ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं और वो रैंक लेके आ रहे हैं। अगर आप हिंदी में देना चाह रहे हैं, आप में से जितने भी लोग हिंदी में देना चाह रहे हैं, तो बस एक अखबार का मैं बोल सकती हूँ कि यू माइट बी एट सम परसीव्ड डिसएडवांटेज। मुझे लगता है सारा डिसएडवांटेज परसीव्ड ही होता है, क्योंकि जब मैंने एग्जाम प्रिपेयर किया था तो वो भी मैं डिसएडवांटेज में ही किया था। आप योजना मैगजीन पढ़िए, आपको कोई मुद्दा समझ में नहीं आ रहा, आप गूगल करिए उसके बारे में, अगर राज्यसभा टीवी ने उस पर कोई बात करी, आप उससे नोट्स बना लीजिए हिंदी में। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इंग्लिश हिंदी हम एक जैसी ही यूज करते हैं सब कुछ, तो कुल मिला के 100 या 150 शब्द ही होंगे अलग, जो आपको हिंदी की, आपको जिसको बोलते हैं ना कि शब्दावली, जो आपको बोलते हैं कि वोकैबुलरी आपको डेवलप करनी पड़ती है हिंदी की, बस। तो उन 100-150 शब्द अगर आपके डेवलप हो गए, उसके अलावा मुद्दा तो वही रहता है, आप उसे हिंदी में समझें इंग्लिश में समझें, सिर्फ शब्दों का चयन ही डिफरेंट हो रहा है ना, तो बस वही डिफरेंस रहेगा आपका। लेकिन अखबार में आपको बोलूंगी कि आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ें, क्योंकि हिंदी में अच्छा नहीं है। और अगर आप मुद्दे पे कोई आपको कुछ अच्छे से कंप्लीट करना है, मतलब इन द सेंस को आपको ढंग से समझना है, तो आप योजना मैगजीन के पिछले 24 महीने के वो खरीद लीजिए। ऐसा कोई सिलेबस का टॉपिक नहीं है जो कंप्लीट नहीं हुआ होगा योजना की बुक्स में, एंड इन द सेम फॉर्मेट जो हम आंसर हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो जितने भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें मैं क्या टॉपिक करूं, आप तो योजना गूगल करो, अगर उसका कोई इशू है योजना का, आप उसे डाउनलोड कर लो या सब्सक्राइब कर लो, या यहाँ पे तो मिल जाएगा ओल्ड राजेंद्र नगर में। कुरुक्षेत्र का देखिए रूरल थोड़ा सा, कुरुक्षेत्र इज अ रूरल मैगजीन, तो थोड़े बहुत ही टॉपिक्स होंगे जो कवर होंगे। स्पेसिफिकली मुझे लगता है सिर्फ एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड ही कवर होगा, और अलग से आप देखेंगे पूछा नहीं जाता है, क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे रूरल इंडिया पे, अलग से नहीं पूछे जा रहे हैं, तो आप इतना समय जाया मत करिए फिर। लेकिन योजना डेफिनेटली आप पढ़िए। फॉरेन सर्विस, अच्छा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, नहीं नहीं, अच्छी बुरी की तो देखिए कोई, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अलग जॉब है, देखिए डिफरेंट जॉब है। नहीं नहीं, फ्यूचर बहुत अच्छा है आपका। ऑल इंडिया सर्विस तो देखिए मुझे लगता है कि हर जॉब का अपना एक क्या बोलूं मैं, एक तासीर जिसे बोलते हैं, आपसे रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है। और अगर आप फॉरेस्ट सर्विस के लिए कर रहे हैं तो आपको फॉरेस्ट में रहना पड़ेगा कई समय तक। अगर आपको इस तरीके का पसंद है, आप इस तरह की लाइफ देखते हैं, अगर आप वाइल्ड लाइफ के लिए स्ट्रांगली फील करते हैं, फॉरेस्ट के लिए स्ट्रांगली फील करते हैं, तो आप जाइए उसमें पैशनेटली, बस एज सिंपल एज दैट। मतलब मैं तो किसी भी सर्विस को ऊपर नीचे नहीं देखती हूँ ज्यादा, बट
ऑलवेज एस्पायर फॉर अ टॉप 100-200 रैंक। एक बात मैं आपको बोलूंगी, दूसरी चीज जो मैं आपसे नहीं सुनना चाहूंगी, मैम ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये मेरा ट्रायल अटेम्प्ट है, मैम ये मेरा एक ही अटेम्प्ट है, बस खत्म। और वो आप बिल्कुल बिगिन विद एन एंड इन माइंड। जो भी टॉपिक उठाएंगे उसको उसमें सेक्शन वाइज लिखेंगे। फॉरेस्ट सर्विस बहुत अच्छी सर्विस है, ऑल इंडिया सर्विस है, और स्पेसिफिकली हम बात कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली किसी भी सर्विस को ऊपर नीचे ज्यादा देखती नहीं हूँ। जस्ट दैट मेरा बस एज एन एस्पिरेंट मैं आपको बताऊँ, मेरा बस एक ही दिमाग में ध्यान रहता था, मुझे अंडर 100-200 रैंक लानी है, बस दैट इज इट। और IAS IPS जो भी एक मेजर होता है वैसा ही मैं लिख के आई थी। बाकी सर्विस भी हमें काफी चीजें सिखाती है, टू बी वेरी फ्रैंक। अभी आप लोग इस तरफ हो, आप सर्विस को बहुत अलग नजर से देखते हो, मैं इस तरफ हूँ, मैं सर्विस को बहुत अलग नजर से देखती हूँ। मैं उसको सिर्फ एज अ सोर्स ऑफ पर्सनल फुलफिलमेंट देखती हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, बस। और मैं, आप लोग ये भी विश्वास नहीं करेंगे, मतलब नॉट टू साउंड आइडियलिस्टिक, मैंने अपना होम कैडर भी प्रेफर नहीं किया था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ दिस ट्रैप, ये ट्रैप विच नेवर एंड्स। पहले ट्रैप प्रीलिम्स हो जाए, प्रीलिम्स हो जाए, फिर ट्रैप मेंस हो जाए, फिर इंटरव्यू हो जाए, फिर टॉप रैंक आ जाए, अब होम कैडर मिल जाए, अब पसंद की डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, अब पसंद का बंगलो मिल जाए, उस एसपी के पास 50 गाड़ियां हैं तो मेरे पास ही 50 आ जाए, वो 100 नौकर रखता है तो मैं भी 100 नौकर रखूं। नेवर एंड्स, नेवर एंड्स माय डियर फ्रेंड्स, नेवर एंड्स। आप एज एन एस्पिरेंट सिर्फ अंडर 100 रैंक लाने की सोचो, दैट इज इट, दैट शुड बी योर ओनली गोल। और बाकी IAS IPS तो आप स्पेसिफिकली किसी ऑफिसर से बात कर सकते हो, या किसी तरह का आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम रख सकते हैं किसी दिन कि क्या क्या सर्विस में क्या क्या आपको मिलता है। बट अभी आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा और प्रीलिम्स और मेंस के बीच जब हम डैफ भर रहे होंगे तो हम उसके बारे में सोचेंगे। एज सिंपल एज दैट। पूछिए। हाँ, मेल ID रखिए आप मेरा, J.MAITREI maitri@gmail.com, J.MAITREI@gmail.com। सो आई होप मैंने बहुत ज्यादा आपको ज्ञान नहीं दिया है, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट ही बात करना आई थी, एज ऑनेस्ट एज आई कैन बी। आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से तैयारी करें। मेरा ईमेल आईडी आपके पास है ही, आप ड्रॉप अ मैसेज, आप अपनी क्वेरीज मुझे एक साथ मेल में लिख दीजिए, देन आई विल रिवर्ट बैक टू यू। अगर आप, हो सकता है 1-2 दिन लगेंगे, बट आई विल गेट बैक टू यू, दैट्स इट। हाँ, मैं आपसे बात कर लूंगी। थैंक यू सो मच।